जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को पढ़ना है अपवाह तंत्र या जितना भारत में नदी है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग बेसिक समझ लेंगे, लोग नदी से संबंधित जितना परिभाषा है और उसके बारे में कुछ कुछ जान लिया जाएगा। तो सबसे पहले नदी क्या होता है, तो नदी का मतलब ही क्या होता है कि एक ऐसा जल का स्रोत जो कहीं से जल ले रहा है और एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रहा है और दूर उसको पहुंचा रहा है। ये सैकड़ों हजारों किलोमीटर का हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, 10-15 किलोमीटर का भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये नदी का डिफिनेशन हो गया। तो अब यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो देखिए, सामान्य जानकारी में जब नदियों का उद्गम जल निश्चित जल मार्गों में प्रवाह हो उसे अपवाह कहते हैं। यानी कि अपवाह का मतलब क्या होगा कि कोई नदी है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये पर्वत से ही लेगा। देखिए, नदी अपना जो जल ग्रहण करता है 4-5 तरीके से जल ग्रहण करता है। जैसे कि जो 12मासी नदी रहता है लोग, वो ग्लेशियर से जल ग्रहण करता है लोग, या कोई बहुत बड़ा झील तालाब से जल ग्रहण करता है लोग। लेकिन कुछ मौसमी नदी भी होता है लोग, जैसे कि साउथ का जितना देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा मौसमी नदी है। बरसात के दिन में उसमें अच्छा खासा पानी आ जाता है और जब बरसात नहीं रहता है तो उसमें पानी घट जाता है। तो मान लीजिए कि एक निश्चित दिशा में प्रवाह हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, अपवाह बोला जाएगा। तथा वही काव नदी उप नदी का जितना संघ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक नदी है और इसमें बहुत सारा नदी आके मिल रहा है, उसमें भी बहुत सारा उसका सहायक नदी आके मिल रहा है। तो जब ये सभी नदी इसमें अपना पानी छोड़ेगा लोग तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। और ये जितना नदी है सभी को जब एक बार में बोला जाए तो उसे बोला जाता है अपवाह तंत्र। यानी कि ये पूरा एक तंत्र के रूप में काम कर रहा है। तो ये तो हम लोग समझ गए अपवाह और अपवाह तंत्र में क्या अंतर है। अब देखिए, अपवाह द्रोणी नदी एवं उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। यानी कि ये जितना नदी है, मान लीजिए कि ये गंगा नदी है तो यमुना, उसके बाद जितना उसका सहायक नदी है, अगर ये सब एक तंत्र है तो इसमें जितना प्रवाहित हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, अपवाह द्रोणी बोलेंगे। यानी कि इस नदी में जितना पानी है, जैसे कि ये इसमें जो प्रवाहित हो रहा है उसे अपवाह, और इसमें जितना पानी है उसे अपवाह द्रोणी बोला जाता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नदी द्रोणी और जल संभर में क्या अंतर है, तो देखिए, जो नदी द्रोणी होता है ये बहुत बड़ा नदी का जब प्रवाहित उसका जो एरिया की बात करेंगे तो नदी द्रोणी बोला जाता है। और वही छोटा नाला हो गया या नदी हो गया छोटा छोटा, तो उसको जब बोला जाता है तो जल सांभर बोला जाता है। इतना ही आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखिए कि सहायक नदी और वितरिका में क्या अंतर है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई मेन नदी है, प्रमुख नदी है, मान लीजिए कि ये गंगा नदी है और ऊपर से ये आप देख रहे हैं यमुना, उसके बाद कोसी ओसी जितना नदी है ये आके इसमें मिल रहा है। तो ये मेन नदी है और इसमें ये आके मिल रहा है, तो इसी को बोला जाता है सहायक नदी। ये एक प्रकार से क्या कर रहा है कि आप देख रहे हैं कि पानी लेके आ रहा है ऊपर से और इसमें पानी अपना विसर्जित कर रहा है, तो सहायता ही कर रहा है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है सहायक नदी। और वितरिका नदी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई नदी है और उस नदी में से अपना पानी लेके और फिर एक नदी बन गया, फिर प्रवाहित हो और अपना पानी दूसरा जगह पहुंचाए, तो उसे बोला जाता है वितरिका। तो ये आपका एक वितरिका अलग होता है जो नदी में से पानी लेता है, और जो नदी में पानी देता है दूसरा नदी तो उसे सहायक, और जो नदी में से पानी लेके खुद नदी बन के प्रवाहित होता है उसे वितरिका बोला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक नदी है हुगली नदी, तो हुगली नदी वितरिका ही है, तो ये याद रखना है। आगे ऐसे भी पढ़ेंगे लोग। अब देखिए, उद्गम स्थल क्या होता है कि कोई भी जब नदी होता है जहाँ से अपना पानी लेता है और प्रवाहित होता है, तो जहाँ से जब पानी लेगा तो वो उसी को बोला जाता है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल या तो ग्लेशियर हो सकता है, तो ये ग्लेशियर, या आपका कोई पहाड़ हो सकता है, पर्वत में जो पानी रहता है वहाँ से पानी ले सकता है, या कोई झील हो सकता है, और एक और नदी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए बरसाती नदी। तो इन तीनों में क्या अंतर है कि एक चीज़ आप देखिए कि जैसे मान लीजिए ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर बहुत बड़ा बड़ा रहता है, तो उसमें से ये पानी लेगा तो ये 12मासी इसमें नदी में पानी रहेगा।
वैसे ही आप देखिए पर्वत से पानी ले रहा है तो उसमें दो कंडीशन बन सकता है कि उस पर्वत पे अगर ग्लेशियर है तो उसमें आसानी से पानी रहेगा। अगर ग्लेशियर नहीं है, ऐसे छोटा मोटा झील उल है, तो वहाँ से पानी लेगा तो एक खास समय में ही लेगा। या ऐसे भी हो सकता है कि पहाड़ पे जो पानी गिरता है बरसात के दिन में तो वहाँ से एक नदी विकसित हो जाए, तो वो एक मौसमी नदी रहता है, यानी कि एक खास बरसात के मौसम में होता है, 2-4 महीना के लिए वो नदी बन जाता है, फिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। झील से जो नदी देखिएगा ये भी 12मासी नदी है, यानी कि सालों भर इसमें पानी रहता है, क्योंकि झील बहुत बड़ा बड़ा रहता है। और बरसाती नदी देखिएगा तो ये मौसमी नदी है, ये किसी खास मौसम में आता है, यानी कि बरसात के मौसम में ही जब पानी गिरता है तो एक नदी का रूप धारण कर लेता है, और फिर जब बरसात खत्म होता है तो धीरे धीरे ये सूख जाता है। तो इस प्रकार नदी का जितना प्रकार था ये हम सब आपको बता दिए। अब यहाँ पे देखिए जहाँ से नदी पानी अपना लेता है उस स्थान को बोला जाता है उद्गम स्थल, यानी कि वहाँ से उदय हो रहा है। और जहाँ पे अपना पानी छोड़ता है, पानी मान लीजिए कि कोई भी नदी ले रहा है तो कहीं ना कहीं उस पानी को तो ले जाकर छोड़ेगा ही। ज़्यादातर नदी समुद्र में अपना पानी छोड़ता है, कुछ नदी पहले ही विलुप्त हो जाता है, लोग उसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता है। लेकिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना ये सब देखिए तो ये समुद्र में अपना पानी ले जाके छोड़ता है लोग। तो आप देखिए जैसे कि गंगा, यमुना ये सब अरब सागर में या बंगाल के खाड़ी में अपना पानी छोड़ता है लोग, तो जहाँ पे पानी छोड़ता है लोग उसी को बोला जाता है मुहासा, यानी कि ये अपना पानी यहाँ पे विसर्जित कर दिया लोग तो ये क्या हो गया, मुहासा हो गया। तो इस प्रकार ये हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे नदी के अपवाह प्रतिरूप देखना है कि नदी का प्रकार क्या क्या होता है। तो देखिए एक जो है द्रुमाकृति या वृक्षाकार, यानी कि द्रुमाकृति है, इसी को वृक्षाकार बोला जाता है। तो ऐसा नदी जो रहता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा सहायक नदी छोटा छोटा आके इसमें मिलता है लोग, और छोटा छोटा मिल के एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है लोग। जैसे कि मान लीजिए कि ये है तो ये एक वृक्ष की तरह दिखाई दे रहा है, तो वैसा रूप धारण कर लेता है लोग, तो उसी को बोला जाता है द्रुमाकृति या वृक्षाकार। ये इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए जालीनुमा। जालीनुमा अपवाह ये क्या होता है, तो एक मान लीजिए कोई नदी आ रहा है और एक यहाँ से भी नदी एक प्रवाहित हो रहा है। अब इधर भी बहुत सारा छोटा छोटा नदी आके मिले और इसमें भी आके मिले और एक दूसरे को काटते रहे, तो एक क्या हो जाएगा, एक जाली की तरह बन जाएगा, तो उसी को जालीनुमा नदी अपवाह तंत्र बोला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये याद रखना है जरूर, और ये अपवाह प्रतिरूप। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई जहाँ से उद्गम स्थल है वहाँ से 2-3 नदी निकल के और चारों दिशाओं में फैल जाता है। जैसे कि आप देखिए छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ से 3-4 नदी निकलता है और 3-4 धाराओं में प्रवाहित हो जाता है, 3-4 दिशा में। जैसे सोन नदी चल जाएगा उत्तर की तरफ, नर्मदा नदी चल जाता है आपका पश्चिम की तरफ, वहीं पे ब्राह्मणी नदी देखिएगा तो ये पूरब की तरफ चल जाता है। तो ऐसे करके ये क्या हो जाता है कि चारों दिशा में ये प्रवाहित हो जाता है एक ही स्थान से, तो इसी को बोला जाता है अरिय नदी। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखिए आयतकार अपवाह। तो ये तो आप भी समझिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक नदी आ रहा है और इसके समकोण पे आके काट रहा है, तो मान लीजिए कि इधर से आगे काटेगा तो एक आयत रूप धर लेगा, तो ऐसा आयत रूप दिखाई देगा, तो उसी को बोला जाता है आयतकार अपवाह तंत्र। वलयकार, तो ये भी वलयकार, ये एक समकोण पे काटता है और एक वलय के जैसा दिखाई देता है, तो उसको वलयकार बोला जाता है। और ये तो जरूर याद रखना है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा नदी है, छोटा छोटा नदी, और जाके किसी झील में अपना पानी विसर्जित कर रहा है लोग, तो उसी को बोला जाता है अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र, यानी कि एक केंद्र के पास में जाके अपना पानी विसर्जित कर रहा है लोग। जैसे कि मान लीजिए इधर से नदी आ रहा है, फिर इधर से नदी आ रहा है, इधर से नदी आ रहा है, इधर से नदी आ रहा है, अपना सारा पानी इसमें विसर्जित कर रहा है लोग, तो उसी को बोला जाता है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। तो इस प्रकार हम लोग इसमें जितना था वो देख लिए। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ना है 5 मिनट में, वो भी हम लोग देख लेंगे लोग कि नदी जो भारत में है तो इसको पढ़ने के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया गया है, क्योंकि उसमें भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखिएगा हिमालय का जो नदी है वो 12मासी नदी है, और वहीं पे आप देखिएगा कि दक्षिण भारत का जो नदी है तो वो मौसमी ज़्यादा है। तो उसको बांट के एक बार और समझा देते हैं। देखिए भारत में मुख्यतः 2 प्रकार का नदी है, ऐसे एक विविध में भी पढ़ा जाएगा इन दोनों के अलावा जितना बचेगा।
इसमें एक हिमालय नदी है और एक प्रायद्वीपीय नदी, इसको विभाजित किया गया है। जैसे भारत का जो मैप देखिएगा तो बीच में से अगर उसको काट दिया जाए तो ऊपर का जो क्षेत्र है वो हिमालय में आता है और नीचे का जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय में आता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए सबसे पहले हिमालय नदी का देखिएगा तो यहाँ ग्लेशियर से जितना नदी है लोग सब ग्लेशियर से पानी अपना जल लेता है लोग। तो ये 12 मासी है, यानी कि ये 12 माह क्या होता है, इसमें पानी रहता है और ये नदी प्रवाहित होता है लोग। वहीं पे आप देखिएगा प्रायद्वीपीय में जो है यहाँ पे तो बड़ा बड़ा ग्लेशियर है नहीं, तो यहाँ पे जो नदी पानी लेता है लोग तो या तो किसी झील से लेगा लोग या तो मौसम जो बरसात का दिन है उसमें से लेगा लोग। तो ये 12 मासी नहीं रहता है लोग, ये मौसमी नदी है लोग, यानी कि ये मौसम एक किसी खास मौसम में नदी बन जाएगा लोग और फिर मौसम खत्म तो ये भी नदी भी धीरे धीरे समाप्त। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो नदी है इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। गंगा नदी देख लीजिए 2525 किलोमीटर का है, ब्रह्मपुत्र देखिएगा तो 3700 कुछ किलोमीटर का है, सिंधु नदी देखिएगा तो वो भी 2800 कुछ किलोमीटर का है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा नदी है लोग। और उसके तुलना में इधर देखिएगा आपका कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तो ये 1300-1400 किलोमीटर का है। तो इसके तुलना में ये छोटा है लोग और ये इसके तुलना में बड़ा है लोग। तो ये याद रखना है, ये इसके तुलना में छोटा और इसके तुलना में ये बड़ा है। उसके बाद याद रखना है ये डेल्टा बनाता है लोग, और ये डेल्टा नहीं बनाता है लोग, ये दलदली भूमि बनाता है लोग। और दलदली डेल्टा क्या होता है कि जैसे देखिए ये नदी मान लीजिए कि गंगा नदी है, अब यहाँ से ये प्रवाह हो रहा है, तो जब प्रवाहित होगा और किसी ना किसी पर्वत से निकलेगा, किसी ग्लेशियर से निकलेगा, तो वहाँ से जब प्रवाहित होगा तो जितना इसमें कूड़ा करकट होगा, जैसे पेड़ तो आसपास में होगा ही, तो वो पेड़ पौधा या जब पर्वत से टकराता है तो पर्वत को भी बुरादा बना देता है छोटा छोटा, तो ये साथ में बहुत सारा गाद लेके आता है और ये निक्षेपित होते होते जब यहाँ पे लेके आएगा तो ये समुद्र का पानी है और ये खारा रहता है और ये मीठा रहता है। तो ये क्या करता है समुद्र की, उधर से वो सब गाद इधर फेंक देता है, ये समुद्र के अंदर गाद जाता नहीं है और वो गाद क्या होता है कि यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और ये डेल्टाई भूमि बना देता है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसी को जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण ये बहुत ज़्यादा करता है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसमें खनिज का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा। और वहीं पे देखिएगा कि ये जो साउथ का ये है तो ये क्या करता है लोग कि वो पथरीला टाइप का है, प्रायद्वीपीय जो भूमि है वो पत्थर का थोड़ा ठोस है, वहाँ पे सपाट है नहीं। तो ये क्या करता है कि इसके आसपास में जब जाएगा समुद्र में मिलने से पहले तो यहाँ पे मुहासा पे क्या करता है कि दलदली टाइप का बना देगा, आप कीचड़ देखते हैं वैसा टाइप का हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। उसके बाद याद रखना है हिमालय का अधिकतर जितना नदी है लोग, सिंधु नदी के छोड़ दिया जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सब अपना पानी बंगाल के खाड़ी में विसर्जित करता है लोग, बंगाल के खाड़ी में। और वहीं पे देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत का नदी तो ये अरब सागर में अपना पानी विसर्जित करता है लोग। तो ये भी याद रखना है कि ये अरब सागर में अपना पानी विसर्जित करता है लोग। अब इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे लोग तो एक एक नदी तंत्र को पकड़ के, जैसे कि मान लीजिए ब्रह्मपुत्र है तो ब्रह्मपुत्र के बारे में अच्छा से पढ़ लिया जाएगा, फिर गंगा के बारे में पढ़ लिया जाएगा। तो ऐसे कर करके पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें नदी तंत्र में कौन कौन आ जाएगा, तो बड़ा बड़ा में एक आ जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ लिया जाएगा। एक आएगा गंगा नदी, उसके बाद एक आएगा सिंधु नदी या इंडस नदी। इधर देखिएगा तो इधर आपका जो नदी है उसमें एक आ जाएगा आपका गोदावरी नदी, उसके बाद एक कृष्णा नदी तंत्र, एक कावेरी नदी तंत्र। तो ऐसे करके एक एक करके पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद जितना बचेगा सब विविध में एक बार में पढ़ा देंगे जितना इम्पोर्टेंट होगा। तो इस प्रकार ये आपका परिचय था नदी तंत्र का। तो परिचय में हम लोग देख लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लोग सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी ये हिमालय नदी है, यानी कि हिमालय से अपना पानी ग्रहण करता है और हिमालय से ये निकलता है। ये एक 12मासी नदी है क्योंकि इसमें वर्षा का जल भी मिलता है और साथ में ये ग्लेशियर से भी अपना जल प्राप्त करता है। तो ये सालों भर इसमें पानी का बहाव होते रहता है।
थोड़ा सा इसका परिचय देखा जाए तो देखिए, इसका उद्गम स्थल जो है, तो उद्गम स्थल इसका पड़ेगा आपका तिब्बत में पड़ेगा। तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी है, उसी के नीचे मानसरोवर झील है और वहीं से ये निकलता है। जिस स्थान से निकलता है उस स्थान को बोखरचू बोला जाता है और तिब्बत में इसे शेरमुख या सिंही खंबात भी बोला जाता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए इसका, ये भारत में दमचुक स्थान पे प्रवेश करता है। ये आपका लद्दाख का क्षेत्र है और यहाँ पे दमचुक जो स्थान है वहाँ से प्रवेश करता है भारत में। यहाँ पे आइएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो लेह शहर है वो इस नदी के किस ओर है, तो ये दाएं साइड में पड़ता है। जो लेह शहर है ये सिंधु नदी के दाएं साइड में पड़ता है। अब इसके आगे देखिए, लंबाई इसका अगर देखा जाए तो इसका कुल लंबाई इसका 2880 किलोमीटर है और भारत में जो प्रवाहित होता है वो 111 किलोमीटर पड़ता है। इसका मुहासा अगर बात किया जाए तो मुहासा अरब सागर में पड़ता है। ये 3 देशों से होकर प्रवाहित होता है। एक तिब्बत हो गया यानी चाइना, उसके बाद एक भारत और उसके बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में अपना पानी विसर्जित कर देता है। उसके बाद देखा जाए इससे क्वेश्चन और क्या पूछेगा, तो इससे सहायक नदी से क्वेश्चन पूछेगा। तो सहायक नदी याद रखना है श्योक, गिलगिट, सिगार, काबुल और जास्कर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है श्योक नदी है और श्योक नदी लद्दाख में आके मिलता है। तो ये याद रखना है कि श्योक नदी कहाँ, भारत में ही प्रवाहित होता है श्योक, तो ये लद्दाख में आके मिलता है। और बात किया जाए इसके सहायक नदी में तो पंच नदी है, जिसमें पंच नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, तो ये 5 नदी का नाम याद रखना है। सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, तो आपका पड़ेगा चेनाब। तो ये हम लोग सिंधु नदी देख लिए। अब सिंधु नदी के बाद हम लोग को देखना है झेलम नदी। तो देखिए झेलम नदी जो है ये आपका उद्गम स्थल झेलम नदी का जो है पीर पंजाल में वेरीनाग पर्वत जो है, वेरीनाग पर्वत पे एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील, और शेषनाग झील से ही अपना पानी लेता है और वहां से प्रवाहित होता है। तो याद रखना है कि झेलम झील का उद्गम स्थल शेषनाग झील, और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। जब ये प्रवाहित होते हुए आता है तो जम्मू कश्मीर में एक भारत का सबसे मीठे पानी का झील पड़ता है जिसका नाम है बुल्लर झील। तो ये बुल्लर झील में अपना पानी विसर्जित कर देता है कुछ हद तक। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुल्लर झील में कौन सा नदी पानी अपना देता है या बुल्लर झील कैसे अपना पानी प्राप्त करता है। तो ये जब झेलम नदी प्रवाहित होता है तो इस यहीं से होकर गुजरता है, तो उसमें इसका पानी कुछ हद तक प्रवाहित होता है। इसके बाद देखिएगा कि पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाके ये मिल जाता है, तो ये चेनाब के सहायक नदी है, और ऐसे तो सिंधु नदी का ही सभी सहायक नदी है। उसके बाद देखिए बांसमंगलम घाटी निर्माण जो प्रोजेक्ट है इसी पर निर्माणाधीन है, अभी निर्माण हो रहा है। और परियोजना का बात किया जाए कि मंगला डैम किस नदी पे है, तो आपका झेलम नदी पे पड़ेगा। उसके बाद तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो ये भी झेलम में पड़ेगा। उसके बाद उरी परियोजना किस पे है, ये भी झेलम में है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ऐसे यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछता है तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी देख लिया जाए, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो देखिए बारालाचा जो दरा है उसके दोनों साइड से 2 नदी निकलता है। ये आपका बारालाचा दरा है और एक साइड से निकलता है चंद्र और दाएं साइड से निकलता है भागा। तो ये याद रखना है, ये दोनों एक चंद्र है और एक भागा है। तो याद रखना है कि चंद्र भागा, और ये दोनों जाके जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है तांडी, और तांडी में दोनों मिल जाता है, और दोनों के मिलने से ही चंद्रभागा नदी जब मिलेगा तो इसका नाम हो जाता है चेनाब। तो ये याद रखना है कि चेनाब किन दोनों नदियों के मेल से बना है, तो चंद्र और भागा। दाएं साइड में भागा है और बाएं साइड में चंद्र है। तो इस प्रकार ये देख लिए लोग, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद देखिए जल परियोजना अगर देखा जाए तो इस पे कौन कौन अभी परियोजना है, तो बालीगहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, तो ये सब परियोजना इस पे है। इसके नीचे जो नदी है तो रावी नदी, तो रावी नदी के बारे में देख लिया जाए। इसका उद्गम स्थल बृहत हिमालय के रोहतांग दर्रा से है, और रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा।
तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका पंजाब हो गया और ये आपका जम्मू कश्मीर में हो गया। तो ये याद रखना है। और ये लद्दाख है। तो ये रोहतांग दर्रा है और यहाँ से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। और रावी नदी जाके कहाँ मिल जाती है? तो चेनाब में, अहमदपुर में मिल जाती है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए कि पाकिस्तान में सराय सिंध के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। तो ये हो गया। परियोजना अगर देखा जाए तो चमेरा बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में, थीन बांध परियोजना इसी को बोला जाता है रंजीत सागर बांध परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये जरूर याद रखना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए ब्यास नदी, ब्यास नदी का उद्गम अगर देखा जाए तो ये होता है ब्यास कुंड से, जो कि रोहतांग दर्रा के पास में ही है। आपका ब्यास नदी ये रहा और ये आपका रोहतांग दर्रा है, तो इसी के आसपास में होता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी से ये प्रवाहित होता है, ये जरूर याद रखिएगा। कुल्लू घाटी बहुत ज़्यादा पर्यटन के लिए फेमस है, तो ये याद रखना है। इसके बाद देखिए यह हरिके बैराज नामक स्थान है, जहाँ पे ये आके मिल जाता है सतलज नदी में। और मिलने के बाद यहाँ पे एक हरिके बैराज बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है। तो ये याद रखना है कि जहाँ पे मिलता है उस जगह का नाम है हरिके, और एक डैम बनाया गया है तो उसी के नाम पे बनाया गया है हरिके बैराज। और हरिके बैराज से ही पूरे विश्व का सबसे बड़ा नहर का निर्माण होता है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। पंजाब से फिर हरियाणा, उसके बाद आपका कुछ हद तक राजस्थान से भी प्रवाहित होता है। तो ये याद रखना है। इसके बाद देखिए पंच नदियों में ये एकमात्र नदी है, यानी कि ये 5 नदियों में एकमात्र नदी है जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होता है। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में उद्गम हो रहा है और पंजाब में आके यहाँ पे विलुप्त हो जा रहा है, अपना पानी सतलज नदी को दे रहा है। तो ये एकमात्र नदी है, ये 5 नदियों में, जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अगर देखिएगा तो सतलज नदी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले उद्गम इसका कहाँ पे? तो देखिए तिब्बत का जो पठार है वहाँ पे राक्षस ताल एक झील है, और राक्षस ताल या राक्षस ताल से ही इसका उद्गम माना जाता है। तिब्बत में इससे लॉन्गचेन के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, तो ये भी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होते हुए ये चेनाब नदी तक जाएगा। इसका अगर लंबाई की बात किया जाए तो 1450 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है, और भारत में उसमें 1050 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होता है। तो ये भी याद रखना है। 5 नदियों में यह पंजाब में सबसे अधिक प्रवाहित होने वाला नदी है, क्योंकि ये पंजाब के ठीक बीचों बीच ये काट के जाता है, तो सबसे ज़्यादा यही प्रवाहित होता है। इस पे अगर परियोजना का बात किया जाए तो देखिए भाखड़ा नागल परियोजना इसी पे है, और भाखड़ा नागल परियोजना से ही इसमें जलाशय गोविंद सागर जलाशय प्राप्त करता है। तो ये भी याद रखना है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जब ये प्रवाहित होता है तो यहाँ पे पाकिस्तान और भारत का सीमा है, तो हम तो सीधा बना दिए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर, ये भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्माण करता है। तो ये जरूर याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्माण कौन करता है? फिरोजपुर से फाजिल तक ये निर्माण करता है। तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ लिए। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद सिंधु नदी समझौता के बारे में जानना है। तो देखिए सबसे पहले कि ये जानना है कि इसमें 6 नदी के बारे में पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र में। तो इन 6 नदियों में कौन कौन है? तो सबसे पहले सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। इसमें आप देखिएगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील से होता है, और ये जाके अरब सागर में अपना पानी विसर्जित कर देता है। इसके नीचे आएंगे लोग तो झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल वेरीनाग जो स्थान है वहीं से शेषनाग झील से होता है, और ये आके चेनाब नदी में अपना पानी विसर्जित कर देता है, जिसका नाम है, जगह का नाम है त्रिम्भू। उसके बाद देखेंगे लोग तो इसके बाद रावी नदी आता है, और रावी नदी का उद्गम स्थल देखिएगा तो बारालाचा दर्रा है। तो बारालाचा दा से रावी नदी आके चेनाब नदी में मिल जाता है। उसके नीचे अगर बात किया जाए तो ब्यास नदी है, और ब्यास कुंड से इसका निर्माण होता है, और ये जाके
इसमें सतलज नदी में अपना पानी दे देता है। उसके नीचे देखेंगे लोग तो ये सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में होता है, जिसका स्थान का नाम है राक्षसथाल, और ये भी आके चेनाब नदी में अपना पानी विसर्जित कर देता है। यहाँ पे सतलज और ब्यास नदी मिलके एक कुंड बनाता है लोग, जिसका नाम है हरिजे बैराज कुंड, और इसी कुंड से एक नहर निकलता है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, और ये विश्व का सबसे बड़ा नहर है। तो इस प्रकार हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिए लोग। देखिए, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है, जिसमें इसमें 6 नदियों का बंटवारा किया गया है। जिसमें देखिएगा कि कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में होता है। इसमें क्या समझौता था कि पाकिस्तान 80% जल ऊपर के 3 नदी यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम, ये 3 नदी का उसका उपयोग करेगा 80%, और जो 3 नदी उसके नीचे है रावी, ब्यास और सतलज, इसका भारत 80% इसका जल उपयोग करेगा। तो इस प्रकार से ये सिंधु नदी जल समझौता है, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज आता है। तो इस प्रकार सिंधु नदी तंत्र का पूरा हम लोग पढ़ लिया लोग। आज हम लोग को पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है और इसका लेंथ कहाँ पे है और कितना है। तो देखिए, इसका उद्गम अगर देखा जाए तो तिब्बत में होता है, और तिब्बत में एक पर्वत है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के पास में ही ठीक उसके नीचे एक झील है जिसका मानसरोवर नाम है, और मानसरोवर का एक जगह है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। तो चेमा युंगडुंग से ही ये नदी निकलता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किस स्थान से निकलता है, तो चेमा युंगडुंग से निकलता है। चेमा युंगडुंग से जब निकलता है तो तिब्बत में इसका नाम सांगपो रहता है। फिर जब ये प्रवाहित होते हुए जब आता है ये भारत में जहाँ प्रवेश करता है, तो एक दर्रा है जिसे यांगसे दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो यांगसे दर्रा से ये भारत में प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम रहता है सियांग या देहांग या डी। तो याद रखना है, सियांग, देहांग या डी, इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम रहता है। उसके बाद जब ये प्रवाहित होते हुए आता है तो ये असम में एक स्थान है सदिया, और सदिया में एक तरफ से दिहांग और एक तरफ से लोहित नदी आके मिलता है, तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ब्रह्मपुत्र नदी असम होते हुए ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसका नाम हो जाता है बांग्लादेश में जमुना। और जमुना नदी में जब इधर से गंगा नदी आके मिलता है तो इसका संयुक्त रूप से नाम हो जाता है पद्मा। यानी कि जब गंगा और जमुना इधर से मिलेगा तो इसी को संयुक्त रूप से बोला जाता है पद्मा, और पद्मा के नाम से ही ये बंगाल के खाड़ी में जाके अपना पानी उसमें दे देता है। और पानी देने से पहले ये बहुत सारा कूड़ा करकट लेके आता है, बहुत ज़्यादा निक्षेप लेके आता है। जिसे आप देखिए गंगा नदी का भी बहुत विशाल इसका तंत्र है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा विशाल तंत्र है। तो यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा करकट आता है, और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है लोग। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा है, और ये किसके मुहासे पे है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहासे पे है। तो ये याद रखना है। तो इस प्रकार हम देखें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका 4 नाम है। पहला नाम इसका सांगपो है जो तिब्बत में है। उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है यांगसे दर्रा से तो इसका नाम देहांग हो जाता है या डी हो जाता है। उसके बाद जब ये असम में आता है और असम में दिहांग और लोहित नदी आके मिलता है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और जब ये बांग्लादेश में जाता है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। अब जब इधर से गंगा और जमुना आके मिलता है लोग तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा के नाम से ही ये बंगाल के खाड़ी में विलुप्त हो जाता है या पानी दे देता है, या कहें कि इसका मुहासा है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए। अब एक एक करके इसके बारे में देखा जाए तो देखिए, जब ये तिब्बत में रहता है तो इसका 2 सहायक नदी इम्पोर्टेंट है जो पढ़ना है। एक है न्यांग क्यू, और उसके बाद जब देखिएगा कि पारलुंग। अब जिसे जब भी पढ़िए तो इसको बाएं दाएं करके और उत्तर दक्षिण करके पढ़िए। तो आप देखिए जैसे कि ये ऊपर वाला है, अब इधर से जा रहा है तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, बाएं हो गया, और इसके नीचे वाला जो ये भाग है तो ये क्या हो गया, दाएं हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाएं और दाएं में कौन कौन नदी निकल रहा है,
तो जब आप देखिएगा कि यहाँ से मुड़ता है तो कौन बाएं है और कौन दाएं है उसी हिसाब से पूछता है। उसके बाद दक्षिण और उत्तर के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछता है। तो मान लीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि न्यायक्यू नदी ब्रह्मपुत्र के किस दिशा में प्रवाहित होता है, तो ये ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, यानी कि उत्तर में प्रवाहित हो रहा है। वैसे ही अगर धनसरी से क्वेश्चन पूछे तो ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो ये याद रखना है, ऐसे करके पढ़ना है। तो याद रखिए तिब्बत में 2 नदी, इसका सहायक पारलुंग और न्यानक्यू। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेता है तो यांगसे द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर याद रखना है। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे आएगा असम में तो एक तरफ से आके मिलेगा दिहांग, और दिहांग किधर से आके मिलता है तो इसके दाएं तरफ से आके मिलता है, और बाएं तरफ से लोहित नदी आके मिलता है। और जब यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारा नदी आके मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ इसका पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई किलोमीटर में ये फैल जाता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि इसी नदी के बीच में एक आपका द्वीप है, और ये जो द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि माजुली द्वीप किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये किस राज्य में है, तो असम राज्य में है, और असम राज्य का एक जिला भी है। तो ये भी याद रखना है कि जो माजुली द्वीप है उसे एक जिला का मान्यता दिया गया है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है कि आप देखिए कि इधर से दिबांग आके मिल रहा है लोहित में, और लोहित में एक बूढ़ी दिबांग आके मिल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोहित के सहायक नदी बताइए, तो दिबांग और बूढ़ी दिहांग, तो याद रखना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लोहित से पूछेगा कि असम का खूनी नदी कौन सा है, तो लोहित नदी को ही खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बिहार में आप देखिए कि कोसी नदी जो है, वैसे ही ये असम में है लोहित नदी। अब जब इसके आगे बढ़ेंगे लोग, तो इधर से देखिए दाएं साइड से कौन कौन आके मिल रहा है, तो याद रखना है कि दाएं साइड से कौन कौन आके मिल रहा है, तो सुबनसरी, जिया बरेली, पुथुमारी, उसके बाद मानस और संकोश और मानस के बीच में एक और नदी है जिसे पीतकई नदी के नाम से जाना जाता है। वैसे ही सुबनसरी और जिया बरेली के बीच में एक और नदी है जिसे रंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि रंगा नदी किन 2 नदियों के बीच में प्रवाहित होता है, तो इसका नाम है सुबनसरी और जिया बरेली। अब यहाँ से थोड़ा सा ये देखना है कि देखिए जिया बरेली जहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र में मिलता है वो जगह है तेजपुर, और तेजपुर चप्पल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और लीची के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो याद रखना है कि जीआई टैग, ये तेजपुर के जो लीची है और चप्पल है उसको जीआई टैग मिला है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ये कहाँ पे है, असम में है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग, तो जिया बरेली और पुथुमारी जो नदी है उसके बीच में असम का सबसे जो बड़ा शहर है या इम्पोर्टेंट शहर है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी यहीं पे बसा है और इन दोनों के बीच में है। ये किन 2 नदियों के बीच में है, तो पुथुमारी और जिया बरेली। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे लोग, तो मानस नदी आके इसमें मिलता है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान का आप नाम सुने होंगे जो कि असम में ही है। तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से प्रवाहित होता है, इसीलिए इसका नाम मानस राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया है। उसके बाद ये भी याद रखना है कि जैसे कि ये जब नदी प्रवाहित होता है तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में ये पानी बहुत सारा देता है, जहाँ के जंतु और जैव विविधता के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद जब हम देखेंगे तो संकोश नदी एक आके मिलता है धुबरी में। तो आप धुबरी तलैया का नाम बहुत सुने होंगे, ये पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। तो याद रखना है कि धुबरी में कौन सा नदी आके मिलता है, तो संकोश नदी। अब इसके बाद हम लोग को देखना है तीस्ता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तीस्ता नदी जो निकलता है ना, भारत के सिक्किम राज्य से निकलता है, और सिक्किम में एक यहाँ पे लेक है यानी कि झील है जिसका नाम है तोसो लोमो। तो ये याद रखना है, ये जो झील है इसका नाम याद रखना है। और यहाँ से निकलता है और सिक्किम होते हुए प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में एंट्री लेता है, और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, और बांग्लादेश में जाके ये जमुना नदी में मिल जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो उद्गम स्थल तोसो लोमो, उसके बाद ये पूछेगा ना कि देखिए जब ये प्रवाहित होता है
तो उसके बाद नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है। तो भारत और नेपाल के साथ भी ये सीमा बनाता है कौन सा, तीस्ता नदी। उसके बाद ये जब बांग्लादेश में एंट्री ले रहता है तो आप देखिए भारत और बांग्लादेश में हमेशा इसके पानी को लेके, इसको जल के लेके विवाद चलते रहता है। इसमें क्या है कि 48% जो इसका जल है वो बांग्लादेश उपयोग करेगा, लेकिन वो मानता नहीं है, कहता है कि 48% पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे पास सुखाड़ आ जाता है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तीस्ता जल समझौता किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके आगे अब जब देखेंगे लोग तो देखिए, अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में एंट्री ले लिया है, अब बांग्लादेश में आ गया है, तो इसका नाम क्या हो गया, जमुना। अब वहीं पे देखिएगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल आप उत्तराखंड में देखिएगा कि भागीरथी से होता है और अलकनंदा के मिलने से होता है। तो ये दोनों देवप्रयाग में मिलता है लोग, तो इनका नाम हो जाता है गंगा। और गंगा के नाम से ही प्रवाहित होते हुए आता है, यूपी पूरा क्रॉस करता है और बिहार। जैसे बिहार यूपी क्रॉस करके और उसके बाद थोड़ा सा ये झारखंड भी क्रॉस करता है, उसके बाद जैसे ये पश्चिम बंगाल में आता है तो इसका नाम फिर से भागीरथी हो जाता है। और भागीरथी के नाम से ही ये बांग्लादेश में एंट्री लेता है। और जब जाके ये बांग्लादेश में जमुना नदी से मिलता है तो ये संयुक्त रूप से इसका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा के नाम से ही ये जाके अपना पानी विसर्जन करता है बंगाल के खाड़ी में। और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। डेल्टा क्या होता है तो थोड़ा सा समझ लिया जाए। अब जैसे कि मान लीजिए कि देखिए ये नदी प्रवाहित हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा बड़ा नदी है। अब इसके आसपास में तो बहुत सारा जंगल होगा ही, पेड़ पौधा तो होगा ही, साथ में उसके बाद देखिएगा कि ये पर्वत पठार से होते हुए आता है लोग, तो थोड़ा थोड़ा बुरादा तो बनाइए देता होगा लोग। उसके बाद जो पेड़ पौधा का पत्ता इसमें गिरेगा तो वो सड़ेगा गलेगा, तो वही क्या होता है कि वही लेके आता है। और उसमें क्या होता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है, यानी कि खनिज ज़्यादा होता है। और वही खनिज लिया के यहाँ पे जब ये समुद्र के पानी में जब ये नदी अपना पानी मिलाएगा तो होता है ये कि समुद्र का पानी खारा होता है और ये इसका पानी जो होता है नमकीन होता है। तो उसके पहले क्या होता है कि इसका घनत्व तो कम होता है और जितना इसमें निक्षेप लेके आता है जो कूड़ा करकट है, ये समुद्र अंदर जाने नहीं देता है और वो ढकेल देता है। और ढकेलने के कारण क्या होता है कि इसी के आसपास में कई किलोमीटर में वो मिट्टी एक लेयर बन जाता है। और उसके साथ साथ में एक और काम होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बाढ़ आएगा तो बाढ़ के कारण भी वो जितना मिट्टी रहता है सूक्ष्म मिट्टी तो चारों तरफ फैल जाता है। और फैलने के कारण इसके आसपास में एक लेयर बन जाता है 3-4 इंच का जो भूमि पर, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी मिट्टी है और बहुत उपजाऊ मिट्टी है, जिसे जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। तो मिट्टी में जब पढ़ेंगे लोग तो ये इसके बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, उसी को डेल्टा बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये डेल्टा क्या है। ये तो हम लोग दाएं साइड वाला देख लिए, अब बाएं साइड का देख लिया जाए कि कौन कौन नदी है। तो देखिए सबसे पहले दिबांग नदी, इसमें जाके लोहित में मिलता है और फिर बूढ़ी दिबांग ये मिलता है और ये जाके सदिया के आसपास में मिलता है जहाँ पे माजुली द्वीप बनाता है। तो जब यहाँ पार करेगा तो देखिए बाएं साइड में धनसिरी है। उसके बाद ये देखिए एक नदी है जिसका नाम है कपिली। तो कपिला या कपिली नदी इसके बाएं साइड से मिलता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद बराक नदी भी इसके बाएं साइड से ही मिलता है, तो ये याद रखना है। तो इस प्रकार तो मैप देख लिए लोग। अब जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो भी देख लिया जाए एक एक करके मुख्य बिंदु। तो देखिए उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल कहाँ पे है, कैलाश पर्वत के नीचे एक मानसरोवर झील है, बहुत बड़ा झील है, और उसी का एक स्थान है चेमायुंगडुंग और वहीं से इसका उद्गम माना जाता है। इसका उपनाम तिब्बत में सांगपो, उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में आता है तो दिहांग, उसके बाद जब असम में एंट्री लेगा तो ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जाएगा तो जमुना नाम से। यहाँ पे याद रखना है कि जो असम है, असम में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और ये सदिया से धुबरी तक है, 700 कुछ किलोमीटर के आसपास में है। तो ये याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। इसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा यही निर्माण करता है। बात किया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो इसी पे है, माजुली। उसके बाद इसका थोड़ा सा लंबाई देख लिया जाए तो इसका कुल लंबाई का बात किया जाए तो 2900 किलोमीटर में है। और इसमें अगर देखा जाए कि ये भारत में कितना प्रवाहित होता है तो 918 किलोमीटर प्रवाहित होता है। लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप समझिए जहाँ की कन्फ्यूजन हो सकता है।
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो सबसे लंबी नदी है गंगा, और गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, और इसका लंबाई आप देख रहे हैं कि 2900 किलोमीटर है। लेकिन देखिए, गंगा सबसे ज़्यादा प्रवाहित होता है भारत में, और भारत में ही इसका उद्गम है। लेकिन इसका लंबाई इतना है, लेकिन इतना ये प्रवाहित होता नहीं है, ये तो 918 किलोमीटर ही प्रवाहित होता है। तो इसीलिए ये भारत का सबसे लंबा नदी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन इसी को अगर बदल के पूछ रहा है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब वहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। अब ये 3 क्वेश्चन आप समझिए कि भारत का सबसे लंबा नदी गंगा, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबा नदी ब्रह्मपुत्र। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है, तीसरा का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत में उद्गम होने वाला और साथ ही भारत में विलुप्त हो जाने वाला, यानी कि उसका मुहासा भी भारत में हो, उस आधार पे सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गोदावरी नदी बताना है, 1400 कुछ किलोमीटर है, तो उस आधार पे वो सबसे लंबी नदी है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग देखे लिए लोग, सबसे लंबी नदी गंगा, उसके बाद भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र, भारत में उद्गम और भारत में विलुप्त मुहासा हो या विलुप्त हो, तो वैस उस आधार पे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है और अच्छी तरीके से समझ लेना है। आज जो हम जितना पढ़ा है आप ठीक से पढ़ पाए हैं कि नहीं, इसका टेस्ट कर लिया जाए। तो एक क्वेश्चन है जो कि इसी में का है, तो उसका कमेंट करके बताइएगा। आप बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दरा से होकर प्रवेश करती है, ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट में करके बताइएगा। तो इससे क्या होगा कि आप कितना केयर किए हैं, कितना ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, ये आपको पता चलेगा। तो यहीं पे इस गंगा नदी का तंत्र, तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो भारत में अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है, तो गंगा ही है। भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा ही है। और अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि बनाने का जो नदी काम करता है वो गंगा ही करता है। इसके आसपास का जितना भूमि देखिएगा, सभी ये भूमि उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी ये निर्माण करता है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाए, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, इसका उद्गम जो होता है ये गोमुख है। यहाँ पे गोमुख के आसपास में गंगोत्री ग्लेशियर है, और गंगोत्री ग्लेशियर से ही इसका उद्गम माना जाता है। ये आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। और जब यहाँ से उद्गम होकर जब ये प्रवाह होता है, तो इस नदी का नाम होता है भागीरथी। यह भागीरथी नदी को ही किरात नदी के नाम से जाना जाता है। तो जब ये यहाँ पे प्रवाहित होता है, तो ये भागीरथी या किरात नदी के नाम से प्रवाहित होता है। और जब ये देवप्रयाग में आता है, तो देवप्रयाग में ही एक और नदी आके मिलता है जिसका नाम है अलकनंदा। तो जब अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदी जहाँ पे मिलता है लोग, जहाँ पे संगम होता है, तो उस जगह को बोला जाता है देवप्रयाग। और वहाँ से भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा नदी का निर्माण करता है लोग, यानी कि यहाँ से इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है गंगा। अब ये गंगा के नाम से प्रवाहित होते हुए ये यूपी पूरा पार करता है। उसके बाद देखा जाए कि बिहार को पार करता है, और बिहार को जैसे ये पार करके पश्चिम बंगाल में एंट्री लेता है, तो वहाँ एक जगह है फरीके बैराज। यहाँ पे 2 भागों में ये डिवाइड हो जाता है। एक निकल जाता है आपका भागीरथी नाम से बांग्लादेश में, और ये एक बाएं साइड में कट जाता है, और ये हुबली के नाम से पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होता है। और जब देखिएगा कि बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है, तो इसका नाम फिर से हो जाता है भागीरथी। और जब बांग्लादेश में ये एंट्री ले लेगा, और वहाँ पे एक और नदी आके मिलेगा जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और जब ये दोनों मिल जाएगा लोग, इधर से भागीरथी और इधर ब्रह्मपुत्र, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा नदी के नाम से ही ये जाके बंगाल के खाड़ी में अपना पानी विसर्जित कर देता है, और इसका मुहासा बंगाल की खाड़ी ही है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका बंगाल की खाड़ी है। अब इसमें आप देखिएगा कि बहुत सारा इसका सहायक नदी है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान देने वाला बात है कि देखिए, जब देवप्रयाग में ये आके मिलता है जिसमें अलकनंदा और भागीरथी, तो इसका नाम गंगा हो जाता है। और ये जब गंगा के नाम से ही जब ये प्रवाहित होता है, तो उसके बाद हरिद्वार में जब आता है, तो ये हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करता है। इसके पहले ये जितना
भाग में प्रवाह होता है वो एक पथरीली भाग है और ये पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी कहाँ पे मैदानी भागों में प्रवेश करता है तो वो है हरिद्वार। तो ये याद रखना है कि कहाँ से ये मैदानी भागों में प्रवेश करता है। अब इसका बात किया जाए कि अगर जितना इसका सहायक नदी है तो इसका सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना है। तो एक एक करके पहले नीचे का पढ़ लिया जाए, उसके बाद ऊपर का पढ़ा जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। अब यमुना का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये यमुनोत्री से निकलता है जो कि गढ़वाल में पड़ता है। ये भी उत्तराखंड का ही भाग है। अब जब यमुना नदी ये प्रवाहित होते हुए आता है तो इसका सबसे बड़ा जो सहायक नदी है उसका नाम है चंबल नदी। और ये चंबल नदी जाके यहाँ पे मिलता है तो ये इटावा जगह है। अब चंबल नदी का आप देखिए कि इसका सहायक नदी कौन है? तो बनास, सीप, पार्वती, काली सिंध, मेज। तो ये भी आपको याद रखना है कि दाएं साइड पे कौन है? तो दाएं साइड पे आपका बनास और मेज है, बाकी ये बाएं साइड पे है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि चंबल नदी कहाँ से उत्पत्ति होता है? तो चंबल नदी का उत्पत्ति जाना पाव की पहाड़ी, ये एमपी में पड़ेगा, यहाँ से उत्पत्ति होता है। और ये कहाँ पे जाके यमुना नदी में अपना पानी विसर्जन करता है या इसका संगम हो जाता है? तो इटावा में। इटावा आपका यूपी में पड़ेगा, तो ये याद रखना है। उसके बाद बात किया जाए कि यमुना नदी का सहायक नदी कौन है? तो बेतवा नदी है। और बेतवा नदी का अगर उद्गम स्थल का बात किया जाए तो देखिए कुम्हार गांव से इसका उत्पत्ति होता है। कुम्हार गांव में रायसेन की पहाड़ी है, ये भी एमपी में पड़ेगा और यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। और ये जाके हरिमपुर में यमुना नदी में मिल जाता है। यमुना नदी का एक और सहायक नदी का बात किया जाए तो केन है। और केन नदी का अगर देखा जाए उत्पत्ति तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, ये भी एमपी में है। और ये जाके यूपी का एक जगह है बांदा, और वहाँ पे ये जाके यमुना नदी में मिल जाता है। जो केन नदी है तो इसके जब ये प्रवाह होता है तो इसके आसपास में देखिएगा कि सल्जर पत्थर का बहुत ज़्यादा वहाँ पे खान है और ये इसलिए प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखना है कि सल्जर पत्थर कहाँ पे मिलता है? तो केन नदी के आसपास में मिलता है। बीना नदी किसका सहायक नदी है? ये भी याद रखिएगा। तो ये बेतवा नदी का सहायक नदी है। और यमुना नदी जाके कहाँ पे मिल जाता है? तो प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कि यमुना नदी का संगम कहाँ पे होता है? तो प्रयागराज में। अब इसमें देखिएगा कि यमुना नदी पे कुछ महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले दिल्ली आता है, उसके बाद मथुरा, उसके बाद आगरा। तो ये याद रखना है कि कौन कौन जगह इस पे है। तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हरिमपुर और बांदा। तो इतना याद रखना है। अब इसके आगे जब हम लोग जाएंगे लोग तो प्रयागराज के आगे सिरसा एक जगह है और सिरसा में एक नदी आके मिलता है जिसका नाम है तमस या टोंस नदी। तो ये याद रखना है टोंस नदी कहाँ प्रवाहित होता है? तो एमपी में इसका उद्गम होता है कुमाऊं पर्वत श्रृंखला से, और ये यूपी में भी प्रवाहित होता है। तो एमपी और यूपी में इसका प्रवाह है। और ये कहाँ पे जाके गंगा में मिल जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सिरसा में जाके मिल जाता है। तो इसके बाद अगर देखा जाए टोंस नदी के बाद तो सोन नदी आता है। तो देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो अमरकंटक की पहाड़ी। और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलता है जो कि तीनों धाराओं अलग अलग विपरीत धारा में जाता है, विपरीत दिशा में जाता है। जिसमें आप देखिएगा कि एक आपका चल जाएगा ब्राह्मणी नदी जो कि उड़ीसा होते हुए पहुंच जाता है बंगाल के खाड़ी में। एक ऊपर के तरफ यानी उत्तर के तरफ चल जाता है जिसका नाम है सोन नदी। और इधर एक आ जाएगा नर्मदा नदी। तो ये 3 विपरीत धाराओं में यहाँ से नदी निकलता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा स्थान है कि जहाँ पे 3 नदी 3 दिशाओं में प्रवाहित होता है? तो वो है अमरकंटक की पहाड़ी। ये इसका कुछ हिस्सा आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में भी और ज़्यादातर हिस्सा एमपी में भी पड़ता है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों हो जाएगा। तो याद रखना है कि अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलता है सोन, और ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होता है। लगभग आप देखिएगा कि सभी या तो अरब सागर के तरफ प्रवाहित होता है या तो बंगाल के खाड़ी के तरफ, लेकिन ये उल्टा प्रवाहित होके और जाके गंगा में मिलता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो ये तो हम लोग देख लिए लोग गंगा के दाईं तरफ का जितना सहायक नदी है। अब हम लोग को देखना है कि गंगा के बाईं तरफ का जितना सहायक नदी है। तो सबसे पहले तो यही हम लोग को याद रखना है कि जब भागीरथी निकलता है तो उसमें आके जो पहला प्रमुख नदी मिलता है उसका नाम है भीलगंगा।
और ये जो भील गंगा है और ये भागीरथी है, जहाँ पे मिलता है लोग, यहाँ पे टिहरी बांध बनाया गया है। तो ये भी याद रखना है कि टिहरी बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो भागीरथी और भील गंगा के संगम पे बनाया गया है। ये आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। अब इसके बाद देखा जाएगा कि जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा आके मिलता है लोग, वहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। तो अलकनंदा नदी के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। तो देखिए, इसका उद्गम स्थल जो है सतोपथ हिमाद्री है, ये भी उत्तराखंड में पड़ेगा। और जब ये प्रवाहित होता है तो इसमें बहुत सारा इसका सहायक नदी है। तो बाएं साइड का पहले देख लिया जाए। तो देखिए, जैसे कि धौली गंगा जहाँ पे आके मिलेगा इसमें अलकनंदा में, तो उस जगह को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंदाकिनी नदी आके जहाँ पे मिलता है उसे बोला जाता है नंद प्रयाग। उसके बाद देखिएगा उसके नीचे जहाँ पे पिंडार नदी आके मिलता है तो उसे बोला जाता है कर्ण प्रयाग। और यहाँ दाएं साइड में एक मंदाकिनी नदी आके मिलता है अलकनंदा में, उस जगह को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि केदारनाथ जो टेम्पल है या जो जगह है बहुत फेमस है, ये कहाँ है। तो देखिए, अलकनंदा के ये किनारे हैं, तो ये याद रखना है। और मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में आता है। जैसे कि ये मंदाकिनी नदी देख रहा है तो ये इस प्रकार आता है यहाँ से, तो इसके ये बीच में आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कि अलकनंदा के किनारे पे है। तो इस प्रकार हम लोग ये देख लिए लोग। अब इसके बाद देखिएगा बाएं साइड में गंगा नदी का, तो रामगंगा ये पढ़ना है। रामगंगा का उद्गम स्थल देखा जाए तो ये कुमाऊं क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल है, जो कि नेपाल में पड़ेगा। और नेपाल से ये उद्गम होते हुए यहाँ पे पहुँचता है यूपी में एक जगह है कनौज, और कनौज में ये जाके गंगा नदी में मिल जाता है। तो ये याद रखना है। इसके बाद बाएं साइड में एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है गोमती। और गोमती नदी का उद्गम देखा जाए तो फुलहर झील है, ये पीलीभीत जिला में पड़ता है। ये यूपी का ही एक भाग है। तो याद रखना है कि फुलहर झील से इसका उद्गम होता है और पीलीभीत जिला से, ये यूपी का ही एक भाग है। जब ये प्रवाहित होता है तो गाजीपुर में जाके ये गंगा नदी में मिल जाता है। इस नदी के किनारे दो महत्वपूर्ण शहर हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक जौनपुर, जो जौनपुर मूली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद एक नवाबों का शहर लखनऊ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है। अब इसके बाद देखा जाए तो एक नदी है जिसका नाम है घाघरा। इसी नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि सरयू नदी कहाँ पे है। इसका उद्गम माना जाए तो ये नेपाल के कुमाऊं क्षेत्र से होता है, नेपाल के तराई से। और जब ये उद्गम होता है तो उस समय इसका नाम होता है शारदा। फिर उसके बाद एक और नदी आके मिल जाता है घाघरा। उसके बाद देखिए कि इसमें एक और नदी आके मिलता है राप्ती। तो ये तीन नदी का यहाँ पे मेल है। और जब ये यहाँ से प्रवाहित होता है तो ये घाघरा के नाम से ही प्रवाहित होता है, और छापड़ा में आता है तो इसका नाम हो जाता है सरयू, या घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सरयू या घाघरा नदी कहाँ पे मिलता है, तो ये छापड़ा में मिलता है, गंगा नदी में। अब इसके बाद बात किया जाए तो गंडक नदी। गंडक नदी का अगर उपनाम पूछ दिया जाए तो गंडक नदी का उपनाम है केवल गंडक। तो कन्फ्यूजन करने के लिए ये कभी कभी पूछता है कि गंडक नदी का उपनाम क्या है, तो इसमें केवल गंडक सिर्फ लगा देना है, ये हो जाएगा। गंडक नदी का भी उद्गम स्थल है नेपाल का तराई। और ये जब प्रवाहित होते हुए आता है तो ये सोनपुर जो जगह है या हाजीपुर में ही पड़ता है। तो सोनपुर या हाजीपुर ऑप्शन में देगा। वहाँ पे आके ये गंगा नदी में अपना पानी विसर्जन करता है और गंगा नदी में मिल जाता है। इस नदी के बाद अगर बात किया जाए तो कोसी नदी आता है। देखिए, कोसी नदी 7 नदियों से मिलकर बना है, तो इसीलिए सप्तकोसी भी बोला जाता है। और इधर जितना इसका 7 नदी है, ये सब नेपाल के तराई में उत्पन्न होता है, जिसमें वरुण प्रमुख है। तो वरुण को याद रखना है, बाकी सभी नदी छोटा मोटा है तो याद नहीं रखना है। तो ये कोसी नदी ये प्रवाहित होते हुए भागलपुर जगह है, भागलपुर में आके ये गंगा नदी में अपना पानी विसर्जन करता है और यहाँ पे ये मिल जाता है इसमें। ये बिहार की शुक नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना है, क्योंकि ये अपना रास्ता हमेशा परिवर्तन करते रहता है।
उसके बाद अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ तक तो बिहार था, इसके बाद आपका झारखंड में कुछ हद तक ये गंगा नदी प्रवाहित होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने राज्य में प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो भारत के 5 राज्यों में ये गंगा नदी प्रवाहित होता है। तो याद रखना है। झारखंड में एक जगह है जिसका साहेबगंज ये नाम है। अब साहेबगंज से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि एक गंगा नदी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये नमामि गंगे के नाम से, और ये गंगा नदी को साफ सफाई और इसको स्वच्छ रखना है। तो इसी जगह पे उसका सेंटर है, उसका सचिवालय है। तो ये याद रखना है कि उसका सेंटर कहाँ पे है, तो साहेबगंज में है, जो कि झारखंड में पड़ता है। अब यहाँ पे बात किया जाए, जब ये इसके बाद पश्चिम बंगाल में एंट्री ले लेता है और ये बांग्लादेश में जाने से पहले यहाँ पे एक नदी आके मिलता है बांग्लादेश से ठीक पहले, तो उसका नाम है महानंदा। और ये महानंदा आके मिलता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। महानंदा का अगर बात किया जाए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल का एक जगह है दार्जिलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा पर्यटन के लिए फेमस है। और यहाँ पे ही एक पागल झोड़ा नाम के झील पड़ेगा और उसी झील से ये पानी अपना लेके ये प्रवाहित होता है और यहाँ पे आके अपना पानी पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी में मिल जाता है। अब जैसे यहाँ से गंगा नदी जब निकलता है, जब ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे एक जगह है फरीके बैराज, और फरीके बैराज में गंगा नदी का फिर से 2 भागों में विभाजन हो जाता है, जिसमें एक देखिए कि जो बाएं साइड का जो गंगा नदी है, तो इसका नाम हो जाता है भागीरथी, और ये पश्चिम बंगाल में कुछ हद तक प्रवाहित होता है। और उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करता है, और बांग्लादेश में भी प्रवेश करेगा तो इसका भागीरथी नाम होगा। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र इसमें आके मिल जाएगा तो वहाँ से इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो ये याद रखना है कि पद्मा नाम से गंगा नदी कहाँ प्रवाहित होता है, तो बांग्लादेश में। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो दाएं तरफ ये एक इसका भाग कटता है, तो उस नदी का नाम हो जाता है हुबली, और हुबली नदी ये पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होता है। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हुबली नदी है ये गंगा नदी की वितरिका है। सहायक नदी और वितरिका में क्या अंतर होता है कि सहायक नदी कहीं से उत्पत्ति होकर उसका उद्गम स्थल कहीं और रहता है और पानी लाके किसी मुख्य नदी में अपना पानी विसर्जन कर देता है। और वितरिका का मतलब क्या होता है कि किसी मेन नदी से अपना पानी लेके कहीं और ले जाके पानी वो वितरित करता है। तो वितरिका का मतलब क्या होता है कि ये इसमें से अपना पानी लिया गंगा नदी से और ये एक अलग नदी बना दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी की वितरिका नदी कौन सा है, तो हुबली याद रखना है। और हुबली नदी का एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कोसी नदी बिहार का सुख है, वैसे ही पश्चिम बंगाल का सुख दामोदर नदी होता है। तो दामोदर नदी का अगर उद्गम स्थल देखा जाए तो इसका छोटा नागपुर से इसका उद्गम होता है, जो कि झारखंड में पड़ेगा, और ये जाके हुबली नदी में मिलता है। तो ये हुबली का सहायक नदी है। तो इस प्रकार हम लोग गंगा नदी तंत्र देख लिए लोग। और इसी में जहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में इसमें हम पढ़ा देते हैं, इसको मिटा के। भारत की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है, तो इसमें याद करना है कि भारत में जितना नदी देखिएगा उसमें सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा की है। अफवाह तंत्र का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे कि एक कोई मेन नदी रहता है, उसका बहुत सारा सहायक नदी होता है। तो जितना उसमें नदी का पानी रहेगा और जहाँ तक उसका प्रवाह होगा, तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि वहाँ पे सिंचाई भी कराएगा, उसके बाद भूमि वहाँ पे बहुत सारा निर्माण होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस नदी का तंत्र भारत में सबसे बड़ा है। और इसका लंबाई का बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर है। तो इस आधार पर देखा जाए कि जो भारत में प्रवाहित होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रवाहित होने वाला नदी भी गंगा नदी है। 2008 में देखा जाए तो इस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया है। तो ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। 2017 में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने इसे जीवित मानव का दर्जा दिया है, ताकि इसमें कोई इसको प्रदूषित ना करे, कोई कूड़ा करकट इसमें ना डाले, तो इसीलिए इसको दिया गया था। इसके किनारे जितना नगर बसा है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो नगर है वो कानपुर नगर है। गंगा नदी अपवाह क्षेत्र अगर बात किया जाए तो भारत के 5 राज्यों से प्रवाह होता है, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार,
झारखंड और पश्चिम बंगाल है। तो ये याद रखना है। गंगा नदी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज के कारण ही गंगा नदी का जो पानी रहता है वो कभी खराब नहीं होता है। तो आप सुने होंगे कि गंगा नदी का पानी में कीड़ा नहीं लगता है, तो उसमें इसका मेन कारण है बैक्टीरियोफेज। इसको हिंदी में बोला जाता है जीवाणुभोजी। और ये क्या करता है कि जितना इसमें कि छोटा छोटा सूक्ष्म जीव रहता है लोग, सबको ये खा जाता है, जिसके कारण उसमें कभी सड़न नहीं होता है और कभी पानी खराब नहीं होता है। तो ये याद रखना है किसके कारण खराब नहीं होता है, तो बैक्टीरियोफेज, हिंदी में बोला जाएगा जीवाणुभोजी। इसमें एक और देख लिया जाए तो देखिए, एक नदी है जो हुगली नदी का सहायक है। हुगली नदी गंगा का वितरिका है और इसका एक सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल का शोक बोला जाता है। जैसे कि आप देखिए बिहार का शोक कोसी, वहीं पे आप देखिए उड़ीसा का शोक देखिए ब्राह्मी, तो वैसे ही ये पश्चिम बंगाल का शोक नदी है। और इस नदी को बोला जाता है जैविक मरुस्थल। इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट डालने के कारण ये नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, इसीलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल नदी बोला जाता है। तो इस प्रकार जितना गंगा नदी तंत्र था उसमें का जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो सब पढ़ लिए लोग। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और जितना क्वेश्चन इसमें का विविध बचा होगा उसी में जोड़ कर पढ़ लेना है। आज हम लोग नदी तंत्र में 4 नदी के बारे में पढ़ेंगे लोग, जो दक्षिण भारत की है। इसके बाद वाला क्लास में नदी से जितना संबंधित होगा दक्षिण भारत का सभी पढ़ के नदी चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, आज हम लोगों को नर्मदा नदी पढ़ना है, उसके बाद ताप्ती, उसके बाद सोन नदी, उसके बाद महानदी के बारे में पढ़ना है। तो इन 4 नदियों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस मैप पे देखिए। देखिए ये भारत का मैप है। अब ये जो जगह है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बीच के एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो ये यहाँ पे है। तो देखिए कि यहाँ से 2 नदी जो निकलता है ये खंबात के खाड़ी में आके अपना मुहासा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इधर से एक नदी इधर चला जाता है बंगाल के खाड़ी में, और एक नदी जाके गंगा नदी में मिल जाता है सोन नदी। तो यही सब नदी के बारे में आज पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको समझ लिया जाए। तो देखिए ये जो आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रहा है ये मैकाल पर्वत श्रृंखला है, जो कि 3 राज्यों में फैला है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से 3 नदी निकलता है और 3 दिशाओं में प्रवाहित होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि वो कौन सा स्थान है जहाँ से 3 नदी निकलता है और 3 दिशाओं में प्रवाहित होता है। तो ये है आपका मैकाल पर्वत श्रृंखला, जिसमें एक नर्मदा नदी है जो कि आपका देख लीजिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण, और ये आपका पूर्व हो गया, और ये पश्चिम। तो नर्मदा नदी पश्चिम के तरफ प्रवाहित होता है, वहीं पे सोन नदी उत्तर के तरफ प्रवाहित होता है, और इधर देखिएगा पूर्व के तरफ प्रवाहित होने वाला महानदी। तो ये 3 नदी है जो एक ही पर्वत श्रृंखला से निकलता है, एक पर्वत श्रृंखला से, और 3 दिशाओं में प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिया जाए नर्मदा नदी के बारे में, उसके बाद पढ़ा जाएगा ताप्ती नदी, फिर लास्ट में वो दोनों पढ़ा जाएगा। तो देखिए आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो अमरकंटक की पहाड़ी, और ये पड़ता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के। अब ये आपका एमपी में पड़ेगा, तो इतना याद रखना है कि इसका उद्गम स्थल यहाँ पे है। उसके बाद अब यहाँ से ये प्रवाहित हो रहा है पश्चिम के दिशा में। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, और इसका समाप्ति कहाँ पे होगा, यानी कि इसका मुहासा कहाँ पे है, तो अरब सागर का। तो इस प्रकार इसका मुहासा यहाँ पे खंबात की खाड़ी, और उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी, जो विंध्याचल श्रेणी का ही एक भाग है। अब जब भी नदी पढ़ा जाता है तो बाएं और दाएं उसका सहायक नदी देखा जाता है, वहीं से क्वेश्चन आता है, या उत्तर और दक्षिण में। तो ऊपर वाला ये उत्तर का नदी हो गया और नीचे वाला ये दक्षिण का नदी हो गया। तो हम बाएं दाएं करके पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इधर से जाएंगे लोग तो ये आपका बायां हो जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा दायां। तो याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा नदी मिलेगा, तो हिरन नदी मिलेगा। उसके बाद देखिएगा कि वारणा नदी है, इसके बाद देखिए कोलार नदी है, उसके बाद मान नदी, उसके बाद हथनी नदी। तो ये याद रखना है कि कौन कौन नदी दाएं सिरे पे है इसका। उसके बाद देखिए कि बाएं सिरे पे कौन कौन है, तो बंजारा नदी है, उसके बाद शेर नदी है, टावा नदी है,
ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद छोटा तावा नदी है, उसके बाद कुंडा है, उसके बाद गी है। तो इतना नदी इसके बाएं तट पे है, जिसमें आपका तावा नदी बार बार पूछता है और शेर नदी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब इस पे देखिएगा कि कुछ प्रोजेक्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। तो देखिए, इंदिरा गांधी सागर बांध पूछेगा किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। ओकेश्वर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट याद रखना है। उसके बाद देखिए कि नर्मदा नदी पे कुछ वाटरफॉल है, यानी कि जलप्रपात है, उस वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो देख लिया जाए। तो सबसे पहले जब इधर से बढ़ेंगे लोग, यानी कि पश्चिम के तरफ जब बढ़ेंगे लोग पूर्व से, तो सबसे पहले आता है कपिलधारा जलप्रपात, उसके बाद आता है दुग्धधारा जलप्रपात, उसके बाद आता है धुआंधार जलप्रपात। तो ये तीनों जलप्रपात याद रखना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। अब नर्मदा नदी का थोड़ा सा इसका बेसिक देख लिया जाए। तो देखिए, इसका नर्मदा नदी का एक उपनाम है रेवा नदी, जो कि कालिदास तुलसीदास के जितना रामायण है और ये जितना धार्मिक ग्रंथ है उसमें मिलता है रेवा नदी के नाम से। इसका अगर प्रवाह की बात किया जाए तो 3 राज्यों में प्रवाहित होता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो याद रखना है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होता है। बात किया जाए इसका लंबाई का, तो 1312 किलोमीटर है, जो कि आप देखिएगा कि पठार क्षेत्र यानी प्रायद्वीपीय भारत के सबसे लंबी नदियों में सेकेंड नंबर पे आता है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि पूरे भारत में जितना नदी है, उस प्रकार देखा जाए तो 5वें नंबर पे आता है लेंथ के हिसाब से। तो इस प्रकार नर्मदा नदी के बारे में पढ़ लिए लोग। अब थोड़ा सा तापी नदी के बारे में पढ़ लिया जाए। तो देखिए, जो ताप्ती नदी है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ही निकलता है एमपी में, और धार जिला से निकलता है, और ये प्रवाहित होते हुए ये भी जाके अपना मुहासा खंबात की खाड़ी में ही विसर्जित करता है। खंबात की खाड़ी कहाँ पे है, तो देखिए ये आपका गुजरात हो गया, और गुजरात का ये जो क्षेत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका खंबात की खाड़ी है। तो यहीं पे आके ये नदी अपना पानी विसर्जन करता है। अब यहाँ से देखा जाए कि जब ये पश्चिम की तरफ ये प्रवाहित हो रहा है, ऊपर वाला आपका उत्तरी क्षेत्र हो गया और ये दाएं साइड है, और नीचे वाला दक्षिणी क्षेत्र हो गया और ये बाएं साइड है। तो जब हम लोग बात करेंगे लेकिन दाएं से कौन सा नदी आके मिलता है, तो अरुणावती नदी मिलता है, और एक ही पढ़ना है दाएं। और बाएं से बात किया जाए तो देखिए, पूर्णा नदी आके मिलता है, उसके बाद बाड़ी नदी आके मिलता है, उसके बाद बंजारा या पंजारा नदी आके मिलता है, उसके बाद अमरावती नदी आके मिलता है। तो इतना याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात किया जाए कि इस पे कौन कौन प्रोजेक्ट है। तो देखिए, सबसे पहले याद करना है कि हथनूर बांध किस नदी पे है, तो याद रखना है तापी नदी पे है। उसके बाद उकाई बांध किस नदी पे है, तो ये भी तापी नदी पे है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब थोड़ा सा इसका बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लिया जाए। तो देखिए, ये खंबात के खाड़ी में अपना मुहासा बनाता है, तो ये तो हो गया। इसका लंबाई का बात किया जाए तो 740 किलोमीटर है, जो कि अच्छा खासा लेंथ है। अगर बात किया जाए कि इस पे कौन सा बंदरगाह है, तो सूरत बंदरगाह है, और ये सूरत के बीच में से प्रवाहित होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूरत जो शहर है किस नदी के ऊपर बसा है, तो ये तापी नदी के ऊपर ही बसा है। सूरत डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में देखिएगा कि वहाँ पे कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर प्रवाह तंत्र की बात किया जाए कि इसका प्रवाह तंत्र कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों में, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस प्रकार हम लोग तापी नदी भी देख लिए लोग। लेकिन यहाँ से एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि तापी और नर्मदा नदी के बीच में कौन सा पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखना है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला इन दोनों नदियों के बीच में है। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे का ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतपुरा जो पर्वत श्रृंखला है किन 2 नदियों को विभाजित करता है। तो एक नर्मदा हो गया और एक तापी हो गया। और एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतपुरा जो पर्वत श्रृंखला है उसके दोनों किनारे पे कौन कौन नदी प्रवाहित होता है, तो ताप्ती और नर्मदा नदी। तो इस प्रकार हम लोग ताप्ती और नर्मदा नदी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिए। यहीं से क्वेश्चन आता है, तो इसको 1-2 बार जरूर रिवीजन कीजिए। अब थोड़ा सा आइए इन 2 नदियों के बारे में पढ़ा जाए। तो देखिए, एक जो यहाँ से निकल के जो पूरब के साइड में नदी प्रवाहित होता है, तो उसका नाम है महानदी।
तो याद रखना है कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला के सिसवा पर्वत जो पड़ेगा वहाँ से इसका उद्गम होता है। ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा और ये एमपी में पड़ेगा। अब यहाँ से ये जब प्रवाहित होता है और ये जाके इसका मुहासा कहाँ पे है, बंगाल के खाड़ी में है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि देखिए जब इधर ये पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रहा है तो जो ऊपर का साइड है वो बाएं साइड हो गया और जो नीचे का साइड है ये दाएं साइड है। तो बाएं साइड से कौन कौन नदी आके मिलता है, तो दो नदी का याद रखना है, एक शिवनाथ, एक सहदेव नदी, तो इसका सहायक नदी है। और इधर से दाएं से बात किया जाए तो एक ही नदी याद कीजिएगा जिसमें जूंक नदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही से क्वेश्चन आता है, यही याद करना है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि इस पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इस पे दो बांध है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपका हीराकुंड बांध है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है या किस नदी पे ये बनाया गया है, तो ये आपका हो जाएगा महानदी पे बनाया गया है और ये उड़ीसा में बनाया गया है। वहीं पे बात किया जाए कि एक और इसका टिकरापारा बांध इसी पे है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिकरापारा बांध जो है किस नदी पे है, तो महानदी पे ही है। अब थोड़ा सा इसका बेसिक अगर बात किया जाए तो देखिए महानदी का उपनाम के बात किया जाए तो महानंदा इसी नदी को बोला जाता है। अगर बात किया जाए कि इसमें इसका और क्या नाम है उपनाम, तो नीलोपला नाम है, उसके बाद चित्रपाला नाम भी इसी का है, तो ये याद रखना है। साथ में बात किया जाए कि इस पे शहर कौन सा महत्वपूर्ण है, तो कटक शहर महत्वपूर्ण है जो कि चावल अनुसंधान केंद्र का वहीं पे स्थापना किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार कि कटक कहाँ पे है, उड़ीसा में है और इस पे चावल अनुसंधान केंद्र है और ये किस नदी पे है, तो महानदी पे है। सबलपुर से भी क्वेश्चन पूछता है, सबलपुर के जीआई टैग मिला है, संतरा के लिए जीआई टैग मिला है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका लेंथ का बात किया जाए तो 900 किलोमीटर है। तो इस प्रकार जितना यहाँ से क्वेश्चन आता है महानंदा से या महानदी से हम लोग देख लिए लोग। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो है कि नागपुर पठार जो है आपका झारखंड में पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ेगा, तो वहाँ से भी प्रवाहित होता है। बहुत कम क्वेश्चन पूछता है लेकिन कभी आ गया तो जवाब दे दीजिएगा। अब इसमें का लास्ट जो नदी हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सोन नदी। तो देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल अगर बात किया जाए तो ये अमरकंटक की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ही उत्पन्न होता है जो कि एमपी में है। और जब ये सोन नदी इधर से प्रवाहित होते हुए ये सोनपुर में जाता है, सोनपुर बिहार में पड़ेगा, हाजीपुर स्थान है वहीं पे सोनपुर पड़ता है और वहीं पे जाके ये गंगा नदी में अपना पानी विसर्जन कर देता है, यानी कि इसका मुहासा है और ये गंगा की सहायक नदी है। तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से ही होता है। सोन नदी का एक उपनाम है सोनभद्र शिला भी बोला जाता है। इसका लेंथ बात किया जाए तो 784 किलोमीटर है। अब इसका सहायक नदी का बात किया जाए तो जब इधर से ये प्रवाहित होगा उत्तर के तरफ, तो देखिए इसमें एक नदी आके मिलता है बाएं साइड से, जोहिला नदी। अब जोहिला नदी से देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक तो वो सोन नदी का सहायक नदी है लेकिन बहुत पास से यहाँ से निकलता है, तो कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि अमरकंटक से ये नदी निकलता है कि नहीं निकलता है, तो अमरकंटक से ही निकलता है लेकिन ये सोन नदी का सहायक नदी है, आके सोन में मिल जाता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कि दाएं साइड पे एक नदी है रिहंद नदी, और रिहंद नदी भी आके सोन नदी में मिल जाता है, तो ये बता देना है। तो यहाँ से हम लोग को जो पढ़ना था 3-4 नदी के बारे में तो पढ़ लिए लोग। आज हम लोग को पढ़ना है गोदावरी नदी तंत्र। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए सबसे पहले इसका उद्गम स्थल देखा जाए तो ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला में एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, वहीं से होता है जो कि नासिक में पड़ता है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका बात किया जाए कि मुहासा कहाँ पे है, तो इसका मुहासा है आपका बंगाल के खाड़ी में, तो ये याद रखना है। उद्गम होता है महाराष्ट्र से और इसका मुहासा बंगाल के खाड़ी में। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करें कि एक एक करके इसका सब सहायक नदी देख लिया जाए, तो देखिए जब ये चलता है तो इसमें सबसे पहले सहायक नदी आके मिलता है दुधवा, उसके बाद पूर्णा, तो ये याद रखना है। सहायक नदी जब भी पढ़िए तो एक तरीका से पढ़िए, जैसे इसमें सबसे पहले बाएं तट और दाएं तट को विभाजित कर दीजिए। तो ये ऊपर वाला जो इतना दिखाई दे रहा है ये आपका बाएं तट है और नीचे वाला जितना दिखाई दे रहा है वो दाएं तट है, तो याद करने में आसान हो जाएगा।
अब इसके आगे जब बढ़ेगा तो इसका सबसे बड़ा सहायक नदी जिसका नाम है प्राणहिता, प्राणहिता आके इसमें मिलता है। और प्राणहिता नदी कहाँ से निकलता है, तो महाराष्ट्र के ही एक जगह है जिसका नाम है महाबलेश्वर पर्वत, और वहीं से ये निकलता है। प्राणहिता नदी इसका सबसे बड़ा सहायक नदी है, तो ये याद रखना है। और इसमें देखिए 3 नदी और आके मिलता है, वेनगंगा, पेनगंगा, उसके बाद वर्धा। तो ये याद रखना है, तीनों नदी इसमें आके मिलने के कारण इसमें पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है। बात किया जाए कि इसका पूरा गोदावरी नदी का लगभग 34% जो जल स्तर है ये प्राणहिता नदी ही दे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर याद रखना है। अब जब हम इसके आगे बढ़ेंगे लोग, तो एक नदी उड़ीसा से निकल के आएगा, उड़ीसा के रामपुर थुयामुल से निकल के आता है, जिसका नाम रहता है इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी पे ही एक चित्रकूट जलप्रपात है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये भी याद करना है। और इंद्रावती नदी आके यहाँ पे आंध्र प्रदेश में इसमें सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद बात किया जाए कि एक उड़ीसा से ही निकल के आता है सबरी नदी, और सबरी नदी के बारे में बहुत प्रचलित कहानी है। जब श्री राम सीता के खोज में जा रहे थे तो उसी समय एक बुढ़िया माई रहती है झोपड़ी में, और जब पता चलता है कि श्री राम आ रहे हैं तो बैर वो चक के देखती है कि कौन मीठा है और कौन खट्टा है, तो मीठा एक साइड में रखती है श्री राम के लिए। तो ये जो नदी है उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है सबरी नदी। और सबरी नदी का एक सहायक नदी है जिसे सिलेट के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए कि ये इसका मुहासा बंगाल के खाड़ी में है, और इधर से एक कृष्णा नदी निकल के आता है, और कृष्णा नदी भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय नदी में, और इन दोनों का मुहासा है बंगाल के खाड़ी में। और इसी मुहासा पे भारत का दूसरा का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। तो आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है, तो यहीं पे बनता है गोदावरी और कृष्णा नदी के मुहासा पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखना है कि कोलोरू जो जल स्तर है तो यहीं पे है, तो ये भी याद रखना है। साथ में ये याद रखना है कि भारत की द्वितीय सबसे बड़ी मैंग्रोव वन है, यानी सुंदरी वन है, तो यहीं पे है। अब देखिए मैंग्रोव वन को ही हिंदी में सुंदरी वन बोला जाता है। एक बंगाल की खाड़ी में एक वृक्ष है जिसका नाम सुंदरी रखा गया है, और उस इतना ज़्यादा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ होता है तो ऐसे होता है ना, तो उसका जड़ ऊपर साइड पे निकल जाता है, क्योंकि 12 मास क्या होता है कि इसका जड़ पानी में रहता है। अगर पानी में रहेगा तो वो सड़ जाएगा, तो वो जड़ क्या करता है लोग कि अपने आप को ऊपर कर देता है लोग पानी से, और वो दिखने में खूबसूरत लगता है, इसीलिए उसका नाम सुंदरी रख दिया गया। और उसी के नाम पे बंगाल का जो खाड़ी है और जहाँ पे पद्मा नदी जाता है, गंगा और जमुना नदी के सम्मिलित मिल, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है, और वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है, तो उस डेल्टा का नाम उसी के नाम पे पड़ा है, तो ये भी याद रखना है। तो इधर से तो हम लोग बाएं तट का तो देखिए लिए सभी। अब दाएं तट में याद करना है कि इसमें सबसे प्रमुख जो नदी है मंजरा है, इसी को मंजेर नदी के नाम से जाना जाता है या मदिरा नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना है। और इस पे देखिएगा कि एक निजाम सागर जलाशय है, तो याद करना है कि निजाम सागर जलाशय मंजरा नदी पे है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए लोग। और इस पे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए पोलावरम बांध जो है इसी नदी पे है, गोदावरी नदी पे। पोयमपाद या कलेश्वर जो बांध है ये आपका तेलंगाना में पड़ेगा, इसी पे है, और ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, तो ये भी इसी पे है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए। अब यहाँ से जितना क्वेश्चन है उसके बारे में देख लिया जाए। तो सबसे पहले बात किया जाए कि इसका उद्गम कहाँ पे होता है, तो उद्गम हम लोग अभी देखें त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है, और ये ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला से होता है। अगर इसका लंबाई का बात किया जाए तो 1465 किलोमीटर का है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि देखिए ये अगर जैसे ये भारत का मैप है, तो यहाँ से करके देखा जाता है जो 8 राज्यों को काटता है, इसके नीचे का जो भाग है प्रायद्वीप वह भाग होता है जो 3 तरफ से किसी जलाशय से घिरा हो, यानी समुद्र से घिरा हो, तो उसी को बोला जाता है प्रायद्वीपीय भाग। और ये प्रायद्वीपीय भाग में जितना नदी है ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है, तो ये याद रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है, और सबसे बड़ा ये सिंचाई का साधन भी उपलब्ध कराता है। अगर बात किया जाए कि 12मासी नदी में से, उसमें प्रायद्वीपीय भारत में मात्र 3-4 ही ऐसा नदी है जो 12मासी है, और उसमें से एक ये है गोदावरी नदी। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी यही है,
तो ये भी याद रखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा जो इसके पहले हम गंगा नदी में आपको बताए थे कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में उद्गम होता है और भारत में ही उसका मुहासा है। इस प्रकार वो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यही है गोदावरी। इसका उद्गम देखिए कि महाराष्ट्र में होता है और बंगाल के खाड़ी में उड़ीसा के तट पे जाके विलुप्त हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी नदी है, तो ये याद रखना है। अगर इसका उपनाम की बात किया जाए तो इसको दक्षिण की गंगा यानी दक्षिणी गंगा बोला जाता है। उसके बाद वृद्ध गंगा भी इसी को बोला जाता है, तो ये याद रखना है। अब आगे देख लिया जाए तो देखिए पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश में इसी नदी पे है। उसके बाद पोचामपंत बांध तेलंगाना में इसी नदी पे है। उसी को बोला जाता है कालेश्वर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है, तेलंगाना में ही है कालेश्वर प्रोजेक्ट। अपवाह तंत्र अगर देखा जाए कि कितने राज्यों में है, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यानी कि 5 राज्यों में है। तो ये जरूर याद रखना है कि इसका तंत्र है कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 5 राज्यों में फैला हुआ है। सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर बात किया जाए तो प्राणहिता सबसे बड़ी सहायक नदी है। अभी हम लोग देखे हैं लोग लगभग 34% पानी ये गोदावरी नदी को उपलब्ध कराता है। अगर दाएं तट में सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए तो मंजरा ही नदी है। हालांकि इधर से 2-3 ही नदी है जो कि छोटा मोटा है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, तो यही नदी याद करना है। अब यहाँ पे याद करना है कि देखिए कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पे लगता है, जिसमें से एक स्थान नासिक में गोदावरी नदी पे लगता है, तो ये याद करना है। बाकी 3 जो है, एक गंगा नदी पे लगता है, एक गंगा यमुना के मुहासा पर लगता है, एक शिप्रा नदी पे लगता है। तो ऐसे करके याद करना है, उसको बाद में भी याद करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कौन कौन शहर इसके तट पे बसा है, तो एक नागपुर याद करना है और नासिक तो जरूर याद करना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद है, तो ये याद करना है। और राजमुंद्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में है और इसी के तट पे है। राजमुंद्री से ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि तंबाकू के उपलब्धता में यानी कि उपजाने में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश आता है। और उसका जो बोर्ड है तंबाकू बोर्ड, तो वो आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री में ही है। तो ये भी याद करना है कि तंबाकू का बोर्ड कहाँ पे है, राजमुंद्री में। और राजमुंद्री किस नदी पे बसा है, तो गोदावरी नदी पे। तो इस प्रकार हम लोग पूरी तरीक़ा से जितना गोदावरी नदी तंत्र है इसको हम लोग देख लिए लोग। तो 1-2 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को कृष्णा और कावेरी नदी तट के बारे में पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले कृष्णा नदी तंत्र के बारे में ही पढ़ लिया जाए। तो देखिए कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है ये महाबलेश्वर से होता है, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये सह्याद्री पर्वत का भाग है। तो याद करना है कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से। इसका अगर मुहासा की बात किया जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके अपना सारा पानी विसर्जित कर देता है। अब एक एक करके इसके सभी नदी के बारे में देख लिया जाए। तो देखिए उप नदी के बारे में जब भी पढ़ना चाहिए तो दिशा के आधार पर पढ़ना चाहिए और दाएं बाएं के आधार पर पढ़ना चाहिए, ताकि आसानी से क्वेश्चन बन पाए। तो ये मुख्य नदी है। अब इसके देखिए ऊपर बाएं नदी और नीचे दाएं। तो सबसे पहले ऊपर नदी के देख लिया जाए, यानी कि बाएं नदी का। तो देखिए बाएं नदी से आके एक मिलता है भीमा नदी, तो याद रखना है कि भीमा नदी इसका बाएं तट से मिलता है। उसके बाद मूसी नदी जो है इसके बाएं तट से मिलता है। और मूसी नदी से एक और क्वेश्चन पूछता है, जो कि बार बार पूछता है कि हैदराबाद जो शहर है ये किस नदी के तट पे है, तो मूसी नदी के तट पे है। तो ये बाएं में 2 ही याद करना है। अब दाएं में देख लिया जाए कि दाएं में कौन कौन नदी है। तो देखिए सबसे पहले कोयना आके मिलता है इसमें, तो कोयना हो गया। उसके बाद घाट प्रभा हो गया। उसके बाद माल प्रभा हो गया। तो ये सब सहायक नदी हैं। उसके बाद इसमें एक और नदी देखिएगा कि तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी आके इसमें मिलता है दाएं तट से। अब तुंगभद्रा जो नदी है ये 2 नदियों से बना है, एक तुंगा और एक भाद्रा। और ये दोनों नदी आके जब आपस में मिल जाता है तो इसी का नाम हो जाता है तुंगभद्रा नदी। तो ये याद रखना है। और यहाँ पे एक जलाशय है जिसका नाम है भाद्रा जलाशय, उसी में से ये अपना पानी ग्रहण करता है। तो इस प्रकार हम इसके उप नदी देख लिए लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि जब ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करता है तो उस समय अब देखिए कि गोदावरी नदी इस साइड से आता है ऊपर के साइड से, और इधर के साइड से कृष्णा नदी जाता है।
और ये दोनों के तट पे, जहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ये दोनों अपना पानी विसर्जित करेगा लोग। भारत का द्वितीय नंबर डेल्टा सुंदरबन डेल्टा के बाद यहाँ पे निर्माण होता है, बहुत बड़ा डेल्टा निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का द्वितीय सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी के तट पे निर्माण होता है। तो इधर से गोदावरी आके मिलता है और इधर से कृष्णा आके मिलता है, तो इसका बेसिन बहुत बड़ा हो जाता है। और जितना ये कूड़ा करकट लेके जाता है लोग, तो यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र बनाता है लोग, और यहाँ के मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। तो ये याद रखना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर जो शहर है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, तो ये किस नदी के तट पे है। तो ये कृष्णा नदी के तट पे है विजयनगर, यानी कि विजय का शहर। तो ये बहुत फेमस शहर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कर लिया जाए। तो देखिए, गोदावरी के साथ मिलकर भारत के दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, अभी जो बताए हैं। अगर इसका लंबाई का बात किया जाए तो 1401 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का ये सेकेंड नंबर पे सबसे लंबा नदी है। इससे बड़ा नदी जो है सिर्फ गोदावरी है, जो कि 1465 किलोमीटर का है, और ये 1401 किलोमीटर का है। तो ये याद रखना है। अपवाह तंत्र की बात किया जाए तो देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में इसका अपवाह तंत्र है। तो ये भी याद रखना है। कृष्णा नदी जल विवाद जो है ये 3 राज्यों के आपस में विवाद है, एक महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखना है। तो जितना कृष्णा नदी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन था ये हम लोग देख लिए। अब हम लोगों को देखना है कावेरी नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, कावेरी नदी का जो उद्गम होता है ये ब्रह्मागिरी पहाड़ी कर्नाटक में होता है, और ये 2 राज्यों में प्रवाहित होता है, एक कर्नाटक एक तमिलनाडु। तो ये याद रखना है। अब इस पे देखिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि भारत का द्वितीय सबसे बड़ा, जो कि द्वितीय ऊंचाई वाला जलप्रपात है। तो ये याद रखना है। अब इसमें देखिए कि बाएं तरफ से कौन कौन नदी आके मिल रहा है और दाएं तरफ से। तो बाएं में देखिएगा कि अकावती, हेमावती, शिमसा और हरंगी। तो याद रखना है बाएं में वो है। और दाएं में देखिएगा कि लक्ष्मी तीर्थ, ये बहुत फेमस है, पर्यटन स्थल है। जो लक्ष्मण है उन्हीं के नाम पे रखा गया है, लक्ष्मण भगवान। यहाँ पे देखिए स्वर्णवली है, उसके बाद नोईचल है, उसके बाद भवानी है, काबनी है और अमरावती तो आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस नदी है। उसके बाद देख लीजिए इससे संबंधित जितना क्वेश्चन है। प्रवाह तंत्र का अगर बात किया जाए तो कर्नाटक और तमिलनाडु में है। इसका लंबाई बात किया जाए तो ये 800 किलोमीटर है, और ये प्रायद्वीपीय भारत का 3rd नंबर पर सबसे लंबा नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि देखिए गोदावरी को बोला जाता है दक्षिण की गंगा, और इसे दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। दोनों में फर्क है, एक है दक्षिण की गंगा, एक है दक्षिण भारत की गंगा। तो जो ये कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की गंगा है, और जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण की गंगा है। उसके बाद जो बूढ़ी गंगा है वो भी गोदावरी नदी को बोला जाता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका अगर उपनाम की बात किया जाए, तमिल भाषा में इसे पोनी बोला जाता है, और पोनी सेल्वन में एक पिक्चर भी आया था तो इसी नदी के नाम पे आया था। तो पोनियम या पोनिन सेल्वन इसी का नाम है तमिल भाषा में, और प्राचीन काल से पोनी ही इस नदी को बोला जाता है। तो ये याद रखना है। कावेरी नदी का मुहासा भी बंगाल के खाड़ी है। तो याद रखना है कि इसका मुहासा कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी। अब थोड़ा सा हम लोग देख लिया जाए कि जो जल विवाद है, कावेरी जल विवाद, तो वो किन किन राज्यों में है और कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से थोड़ा मैप पे देखिए, ये कर्नाटक है आपका और ये है तमिलनाडु। तो यहाँ से ये निकल के जाता है और यहाँ पे पांडुचेरी एक जगह है, वहाँ पे अपना पानी विसर्जित कर देता है और वहाँ पे उपजाऊ भूमि बनाता है, साथ में एक डेल्टा भी बनाता है अच्छा खासा। तो ये याद रखना है। अब देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कावेरी जल विवाद जो है किन 2 राज्यों में है। तो जहाँ 2 लगाया तो कर्नाटक और तमिलनाडु बताना है। अगर मान लीजिए कि ऐसे पूछ दिया कि किन किन राज्यों में है, तो 4 राज्य याद रखना है, एक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इस प्रकार से पढ़ना है, तब जाके आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप केरल और पुडुचेरी तो से ये प्रवाहित नहीं हो रहा है,
लेकिन कोई भी नदी होता है तो उसका एक तंत्र होता है, इधर से नदी बहुत सारा जाके मिला होगा, तो मिला होगा तो इसका पानी भी तो इसमें जा रहा है ना। इस प्रकार ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित को प्रभावित करता है, एक कर्नाटक, तमिलनाडु और एक केरल, और एक होगा आपका यूटी है यानी केंद्र शासित पांडुचेरी। तो ये याद रखना है। इस प्रकार हम लोग देख लिए लोग कृष्णा और कावेरी नदी तंत्र के बारे में। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत के जितने नदी हैं सभी के बारे में पढ़ लेना है, और नदी वाला जितना क्लास है आज समाप्त हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले देखिए प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है कि जब भारत का मैप देखिएगा तो एक हिस्सा जो है आधे पर से वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, और कोई भी भूभाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो यानी जल स्तर से घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। और ये भारत का जितना हिस्सा है आधा पर से आप देखिएगा, इसके बाद ये गुजरात हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, तो उसके नीचे जितना भाग देखिएगा 3 तरफ से जल से घिरा है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। प्रायद्वीपीय जो भारत है अगर भारतीय भूखंड के हिसाब से देखा जाए तो ये प्राचीन भूखंड में आता है। जो हिमालय का भूखंड है यानी प्रायद्वीपीय के ऊपर जाइएगा गंगा नदी का जो भूखंड आता है वो अभी विकसित हो ही रहा है, और वो इसके तुलना में युवा है और ये प्रौढ़ अवस्था में है। तो इस इधर के जितना नदी देखेंगे तो नदी भी ये क्या होगा, प्रौढ़ अवस्था में होगा, यानी कि हिमालय की तुलना में इधर की नदी प्राचीन होगा। तो आइए यहाँ से देखा जाए। सबसे पहले तो हम लोगों को क्रम से देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्रम से पूछ लेता है। क्रम से देखने के बाद उसके बाद एक एक नदी के बारे में बात किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो लूनी नदी, लूनी नदी के बाद भादर नदी, और भादर नदी के बाद सतरंजी नदी। ये तीनों नदियां जो है ये गुजरात में प्रवाहित होता है। उसके बाद साबरमती आता है, तो साबरमती भी जो नदी है ये भी गुजरात में ही प्रवाहित होता है, मतलब गुजरात में इसका मुहासा है। इसके बाद अगर देखा जाए माही नदी, तो ये भी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से उद्गम होके और आके गुजरात की एक खंबात की खाड़ी है इसमें अपना पानी विसर्जित कर देता है। नर्मदा नदी भी गुजरात के खंबात की खाड़ी में ही पानी विसर्जित करता है। उसके बाद ताप्ती या तापी नदी आता है, तो लाइन से याद करना है। तो साबरमती के बाद माही, माही के बाद नर्मदा, और नर्मदा के बाद तापी। तापी के बाद देखिएगा कि मांडवी नदी है, मांडवी नदी ये आपका गोवा में प्रवाहित होता है। उसके बाद जावड़ी या जुआरी नदी ये भी गोवा में प्रवाहित होता है, तो ये दोनों याद रखना है। शरावती नदी और गंगाबेली नदी ये दोनों कर्नाटक में प्रवाहित होता है, तो ये याद रखना है। इसके नीचे आएंगे पेरियार, तो ये पेरियार केरल में प्रवाहित होता है, और भरतभुजा भी केरल में प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार ऐसे करके याद करना है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। उसके बाद फिर इधर से याद करना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो देखिए ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से गंगा नदी आता है, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है दोनों का पद्मा नदी। तो इन दोनों के बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं लोग, तो उस क्लास में जाके पढ़ लीजिएगा। ये जितने नदी है सभी के बारे में पढ़ लिए हैं अच्छी तरीके से, तो उधर जाके पढ़ लेना है उस क्लास में। अब यहाँ पे देखिएगा कि स्वर्ण नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, उसके बाद महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कोनोर नदी, कावेरी नदी, वेगई नदी और ताम्रपनी नदी। तो इतना नदी ये है लाइन से, जो कि उत्तर से हम लोग दक्षिण की तरफ देखे हैं। तो जब आप पूछेगा आपसे कि उत्तर से दक्षिण सजाइए तो पता रहेगा तभी तो सजाइएगा। तो इधर देखिए जितना मतलब कि जो फेमस नदी है तो उसको पहले एक बार में याद कर लीजिए। जैसे कि महानदी हो गया, उसके बाद गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। तो ऐसे करके आप शॉर्ट ट्रिक भी बना के आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऐसे याद करना है, उसके बाद एक एक नदी के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए सबसे पहले लूनी नदी के बारे में देखा जाए। ये रहा लूनी नदी। अब यहाँ पे देखिएगा कि अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत है नाग पहाड़ी, और ये नाग पहाड़ी पड़ता है अजमेर में, और यहीं से ये निकलता है। तो याद रखना है उद्गम स्थल अरावली के नाग पहाड़ी, और यह जगह पूछ देगा कि अजमेर, तो अजमेर भी याद रखना है। तो उद्गम स्थल जान लिए। अगर मुहासा की बात किया जाए तो ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाता है, यानी कि जब ये प्रवाहित हो के आता है अजमेर से तो ये कच्छ जो है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, वहाँ पे ये विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये समुद्र में नहीं पहुँच पाता है अरब सागर में। तो यहाँ से जोड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो यही नदी है।
उसके बाद अगर बात किया जाए तो लूनी नदी को ही लौनी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे जो फेमस क्वेश्चन आएगा वो आएगा रेगिस्तान की गंगा किसे कहा जाता है। तो लूनी नदी को ही रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे थार रेगिस्तान आप देखिएगा कि गुजरात में है और थार रेगिस्तान से ये होते हुए आता है। तो रेगिस्तान में ये जितना जैव विविधता है सबको ये पानी दे के आता है, तो इसीलिए ये रेगिस्तान की गंगा बोला जाता है। इसके सहायक नदी की बात किया जाए तो एक सरसुरी नदी है, एक उसके बाद सुकरी नदी है। सुकरी नदी जो है ये पुष्कर झील से उद्गम होता है और पुष्कर जो झील है ये आपका राजस्थान में ही पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्कर झील से कौन सा नदी उद्गम होता है, तो सुकरी नदी। अब बात किया जाए तो साबरमती, तो यहाँ पे साबरमती देखिए, साबरमती का जो उद्गम स्थल है ये जय समुद्र झील है, तो उसी झील से ये उद्गम होता है और ये आके खंबात के खाड़ी में अपना पानी विसर्जित कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है, एक तो उद्गम स्थल जय समुद्र, उसके बाद ये पूछता है कि देखिए इस पे गांधीनगर है जो कि गुजरात की राजधानी है, तो इसी पे बसा है। उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद भी इसी पे बसा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अहमदाबाद किस नदी पे है या गांधीनगर किस नदी पे बसा हुआ है। उसके बाद एक और इतिहास में क्वेश्चन जुड़ता है कि साबरमती आश्रम, जो कि साबरमती आश्रम गांधी जी के जीवनी से जुड़ा है, तो साबरमती आश्रम भी इसी नदी पे था। तो इस प्रकार इतिहास में भी पढ़ना है इस नदी को। उसके बाद देखिए साबरमती आश्रम के जब नीचे आएंगे लोग तो माही नदी दिखाई दे रहा है, तो माही नदी के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। तो देखिए माही नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी एमपी से और मेहद झील से। तो ये याद रखना है कि मेहद झील से होता है माही नदी का उद्गम। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माही नदी जब प्रवाहित होता है तो इसमें तो हम सीधा बनाए हैं, लेकिन ये दो बार कर्क रेखा काटता है, एक बार आते हुए फिर एक बार जाएगा फिर काटेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी नदी है जो दो बार कर्क रेखा को काटती है, तो माही नदी है, और याद रखना है कि माही नदी ही दो बार काटती है। अब इसमें ये देखिएगा कि माही नदी का जो उद्गम स्थल तो देख लिए, इसका अगर मुहासा देखिएगा तो ये भी खंबात के खाड़ी में आके अपना पानी विसर्जन कर देता है, तो इसका भी मुहासा खंबात के खाड़ी है। इसके बाद नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी के बारे में डिटेल में पढ़े हैं लोग इसके पहले वाला क्लास में, तो उसमें जाके आराम से प्लेलिस्ट में देख के और पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल में पढ़े हैं लोग। नर्मदा नदी ये विंध्याचल पर्वत से ही निकलता है एमपी से, और 3 राज्यों में प्रवाहित होता है और यहाँ पे आके अपना पानी विसर्जन कर देता है। नर्मदा नदी और उसके बाद ताप्ती नदी, इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़े हैं लोग, तो ये याद रखना है। अब देखिए माही नदी से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूरत इस पे बसा है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इन दोनों के बारे में पढ़ लेना है, और ये दोनों नदी खंबात के खाड़ी में आके मिल जाता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद देखिए मांडवी नदी, तो मांडवी नदी ये गोवा में प्रवाहित होता है, इससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। एक जुआरी नदी है, तो ये भी गोवा में प्रवाहित होता है। उसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है शरावती नदी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए शरावती नदी का उद्गम स्थल जो है शिमोगा जिला से, कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, और ये कर्नाटक में प्रवाहित होता है और ये आके अरब सागर में अपना पानी विसर्जन कर देता है। शरावती नदी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गरसोपा जलप्रपात है या जो वाटरफॉल है ये किस नदी पे है, तो ये शरावती नदी पे ही है, तो याद रखना है। अब इसके नीचे हम आएंगे लोग तो गंगा वेली नदी जो है, तो गंगा वेली नदी इतना याद रखना है कि ये कर्नाटक और केरल में प्रवाहित होता है बस, और ये साउथ की नदी है, इतना ही याद रखिएगा। इसके बाद पेरियार नदी, तो पेरियार नदी से एक क्वेश्चन पूछेगा ये कि ये किस राज्य में प्रवाहित होता है, तो केरल में प्रवाहित होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक भरतभुजा नदी है और एक पेरियार नदी है, तो पेरियार नदी का जो लंबाई है ये 244 किलोमीटर है और भरतभुजा की जो लंबाई है 245 किलोमीटर है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन बड़ा नदी है, तो जब दोनों साथ में दे, भरतभुजा केरल की सबसे लंबी नदी है, अगर भरतभुजा नहीं दे रहा है तो पेरियार मारना है। भरतभुजा को ही बोला जाता है पन्नानी नदी, इसका उद्गम होता है अन्नामलाई की पहाड़ी से, और ये केरल की सबसे लंबी नदी है, तो इतना याद रखना है। अब यहाँ से हम लोग इस प्रकार देख लिए सभी। अब यहाँ से देखिए दामोदर जो नदी है इसके बारे में पढ़ लिए हैं लोग, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो ये बंगाल की
शोक नदी बोला जाता है। जैसे कि बिहार के शोक नदी की बात किया जाए तो कोसी नदी है। कोसी नदी बरार क्षेत्र से प्रवाहित होता है, तो ये याद रखना है। अगर वहीं पे बात किया जाए कि स्वर्ण नदी जो है, तो ये स्वर्ण नदी या ब्राह्मणी नदी ये उड़ीसा का शोक है। असम का शोक नदी का बात किया जाए तो खूनी नदी के नाम से जाना जाता है लोहित नदी, तो लोहित नदी को ही असम का शोक बोला जाता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद देखिए विविध में कुछ पढ़ना है, तो विविध में पढ़ लिया जाए। तो देखिए कोसी नदी के बारे में तो बिहार का शोक बोला जाता है और बिहार के बरार क्षेत्र से प्रवाहित होता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद चंबल नदी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए चंबल नदी के बारे में इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी पढ़ लेना है। तो देखिए चंबल नदी जो प्रवाहित होता है ये राजस्थान से प्रवाहित होता है और ये घड़ियालों का ये प्राकृतिक निवास स्थल है, तो यही इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा घड़ियाल का प्राकृतिक निवास स्थल कौन सा नदी है, तो चंबल नदी है। चंबल नदी के बाद केन नदी के बारे में पढ़ना है। केन नदी को ही बोला जाता है कर्णावती नदी। इसका उद्गम देखिएगा तो कैमूर के पहाड़ी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पे है, तो ये याद रखना है। इसका अगर मुहासा की बात किया जाए तो यमुना नदी में बांदा जिला में जाके ये मिल जाता है। तो इधर के हम लोग सभी नदी देख लिए। अब इधर का थोड़ा सा नदी देखिए, तो हुगली नदी जो है ये वितरिका नदी है गंगा की, तो ये याद रखना है। और हुगली नदी की दामोदर नदी जो है ये सहायक नदी है, तो ये याद रखना है। स्वर्ण नदी ये उड़ीसा की नदी है, जो कि उड़ीसा का शोक भी बोला जाता है। बैतरणी नदी ये भी उड़ीसा, और ब्राह्मणी नदी ये भी उड़ीसा में प्रवाहित होता है। इसके बाद महानदी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़े हैं लोग, तो उसमें जाके देख लेना है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बारे में भी डिटेल में पढ़े हैं लोग, तो वो भी जाके उसमें देखना है। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि जैसे कि देखिए यहाँ से गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र जब प्रवाहित होके आता है तो इसका नाम दोनों का संयुक्त रूप से हो जाता है पादमा। और पादमा नदी के मुहासा पे ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये तो क्वेश्चन आता ही है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरवन डेल्टा है। वैसे ही ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नंबर पे कौन सा डेल्टा है और कहाँ बनता है। तो देखिएगा कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो मुहासा है वहाँ पे आके गोदावरी नदी और कृष्णा नदी संयुक्त रूप से अपना पानी विसर्जन करता है लोग बंगाल के खाड़ी में, और यहीं पे भारत का द्वितीय नंबर पे सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। तो ये याद रखना है कि गोदावरी और कृष्णा नदी के संगम पे बनता है। अगर इसके नीचे आएंगे लोग तो ये पोनो नदी है जो कि कर्नाटक में प्रवाहित होता है। इसके नीचे कावेरी नदी है, तो ये दक्षिण भारत की गंगा है और ये दक्षिण की गंगा है, तो ये याद रखना है। उसके बाद ये इसके बारे में डिटेल से पढ़े हैं लोग, तो उसमें जाकर पढ़ना होगा। अब इसके नीचे आएंगे लोग तो ये दो नदी याद रखिएगा, एक वेगाई नदी एक ताम्रपर्णी नदी, दोनों ये प्रवाहित होता है तमिलनाडु में। तो यहाँ से जितना दक्षिण भारत का नदी है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सब पढ़ लिए हैं लोग। अब ऐसे बहुत सारा नदी है तो सभी नदी के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन मान लीजिए कि जैसे जो भी नदी है करेंट में कुछ उस पर परियोजना चल रहा है या कोई कारण से वो प्रसिद्ध है हाल फिलहाल में, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो वो तो करंट में हम लोग पढ़ते रहेंगे जो फेमस नदी होगा हाल फिलहाल में। अब यहाँ से खत्म हो गया। अब थोड़ा सा इधर देख लिया जाए तो देखिए प्रायद्वीपीय नदी अगर देखा जाए तो दो भागों में अगर इसको बांट दिया जाए, एक हो जाएगा अरब सागर में मुहासा यानी इस साइड, एक मुहासा हो जाएगा बंगाल के खाड़ी में। तो ये ऐसे क्रम से है, इसको एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। जैसे कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, माही हो गया, साबरमती, पेरियार, जुआरी, मांडवी, ये सब नदी है जो कि अरब सागर में अपना पानी विसर्जन करता है लोग। वहीं पे बात किया जाए कि बंगाल के खाड़ी में कौन पानी विसर्जन करता है, तो ये स्वर्ण नदी हो गया, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। तो इस प्रकार पढ़ लेना है। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से समझना है थोड़ा सा, तो देखिए हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में क्या भिन्नता है, तो ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले हिमालय नदी की बात किया जाए तो हिमालय नदी जो है ये पूर्ववर्ती प्रवाह होता है, यानी कि ये उत्तर से निकलता है। हिमालय तो उत्तर में है, उत्तर से निकल के और ये पूरब के दिशा में प्रवाहित होता है। अधिकतर नदी देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में इसका मुहासा है। सिंधु नदी एक अपवाद में है और सिंधु नदी तंत्र जितना नदी है उसके साथ साथ तो वो एक अपवाद में है, बाकी सभी नदी लगभग बंगाल के खाड़ी में ही अपना पानी विसर्जन करता है, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे देखिएगा प्रायद्वीपीय में तो ये अनुवर्तित प्रवाह होता है, यानी कि देखिए इधर से निकला और ये आ रहा है,
इधर से निकला ये आ रहा है, तो ये देखना है। तो ये अनुवर्तित और वो पूर्ववर्तित। उद्गम की बात किया जाए तो ये हिमालय से उद्गम होता है और ये हिमाद्री नदी होता है, क्योंकि बड़ा बड़ा ग्लेशियर है और वहाँ से ये जल स्तर प्राप्त करता है लोग हिमालय का नदी। और वहीं पे प्रायद्वीपीय नदी का बात किया जाए तो ये पठार क्षेत्र से किसी झील या किसी पर्वत के ऊपर जो झील है या पानी जो बरसात के दिन में होता है, तो उस सब से अपना पानी ग्रहण करके ये एक रिफ्ट वैली में प्रवाहित होता है लोग। क्योंकि इधर का जो भूमि देखिएगा ये रिफ्ट वैली ही होता है और ये प्राचीन भूमि है, तो पथरीला टाइप का है थोड़ा सा। ये बारहमासी नदी है हिमालय नदी, क्योंकि हिमालय नदी को दोनों तरीके से पानी प्राप्त होता है। एक तो मान लीजिए बरसात के दिन में बारिश से प्राप्त हो जाएगा, और जब बरसात नहीं रहता है तो हिम पिघलने से ऊपर से पहाड़ से हिमालय से निकल के आता है जो पानी, तो इसमें समाहित होकर ये प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार ये 12 मास इधर के नदी में पानी रहता है। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में क्या होता है कि वो तो किसी न किसी झील से अपना पानी ग्रहण करता है। ये ऐसे भी होता है कि बरसात के दिन में पानी ग्रहण किया, बरसात जिससे खत्म होता है तो धीरे धीरे पानी खत्म हो जाता है और वो नदी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए वो मौसमी नदी है और इधर का नदी 12 मासी है। हिमालय नदी के बात किया जाए तो हिमालय अभी विकसित हो रहा है, युवा अवस्था में है। तो इधर की नदी जितना है ये भी नदी युवा अवस्था में है और ये नदी भी विकसित हो रहा है। अगर इधर का बात किया जाए प्रायद्वीपीय नदी के बारे में, तो ये प्रौढ़ अवस्था में है, यानी कि बूढ़ा हो गया है, धीरे धीरे ये घिस रहा है, धीरे धीरे इसका आयु समाप्त हो रहा है। तो ये याद रखना है कि ये प्रौढ़ अवस्था में है। अगर मुहासा की बात किया जाए तो जितना आप देखिएगा हिमालय नदी का वो बड़ा बड़ा डेल्टा बनाता है। और डेल्टा क्या होता है कि एक उपजाऊ भूमि हो जाता है। जैसे कि जब नदी कोई प्रवाहित होता है तो पानी के साथ साथ में कूड़ा करकट भी लेके आता है और वो सड़ेगा गड़ेगा तो मिट्टी बनेगा। वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसलिए कि उसमें खनिज और ह्यूमस बहुत ज़्यादा होगा। तो वो जहाँ पे भी बाढ़ आता है या उसके आसपास का जहाँ मुहासा है एक क्षेत्र बना देता है मिट्टी का, और उसी को बोला जाता है डेल्टा, और वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि होता है। और इधर के देखिएगा तो ये जो आता है अपने मुहासा पे डेल्टा नहीं बना के ये सीधे निकल जाता है और वहाँ पे दलदली भूमि थोड़ा सा बनाता है। तो ये याद रखना है। तो इस प्रकार हम लोग दोनों में विभाजन देख लिए। आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिए, उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। तो यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।